अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। शो का आगाज़ करेंगे इस अच्छी बात के साथ कि दूसरों के काम आए और एक बेहतर मुआशरा तश्कील पाएगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता किया, और इंसान की जो तख्लीक है उसका मकसद भी यही है कि इंसान जो है वो इसके दिल में एक दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत हो और जो है हमदर्दी का जज्बा पैदा हो। ये हमदर्दी और इसका एहसास का जो जज्बा है वो हमें आला अखलाक की तरफ लेके जाता है, और एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, उसे महसूस करना, एक दूसरे के काम आना, उसका मदावा करना, ये भी इंसान को इंसान बनाता है। और अगर हम ये सब कुछ समझ लें कि अगर हम दूसरों के काम आएंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेंगे, हमारे कामों को आसान करेंगे, हमारी मुश्किलों को आसान करेंगे, हमारे मामलात में बेहतरी आएगी, तो आप यकीन जानें कि हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो मुआशरा है उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब फिर हम ये कहते हैं ना कि हम अपने करीब करीब जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें और देखें कि कब किसको कहाँ ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे जब कि अपने साथ दूसरों की अपब्रिंगिंग का ख्याल, कल भी हम ये बात कर रहे थे, टॉपिक भी था हमारा, कि जब हम देखते हैं कि एक से बाद दूसरे को जब आप आगे बढ़ाते हो तो अल्लाह ताला आपको भी ग्रो कराते हैं, आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हैं। तो हम ऐसा समझ रहे होते हैं कि शायद ये हम हैं जो किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अल्लाह ताला ने इंसान को वसीला बना के इस दुनिया में भेजा है कि एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के सहारे के लिए, एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए, तो ये अगर हम समझें और एक दूसरे की मदद करें तो हम देखेंगे कि हालात बेहतर होंगे और आगे आने वाले दिनों में भी बेहतरी आती जाएगी और एक हसीन मुआशरा तश्कील पाएगा। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई और अहम शाहराहों पर काम शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान सिंध में वफाकी हुकूमत की अहम सड़कों के फ़ंड भी जारी करके काम शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने कौमी शाहराह की तामीर के लिए काफ़ी अर्सा पहले 7 अरब रुपए जारी किए थे, लेकिन अभी तक उस पर हमने देख रहे हैं कि ताहाल काम नहीं हुआ है और ना ही वो लगते हुए दिखाई दिए हैं। फंडिंग जारी करने की यकीन दहानी भी मज़ीद करवाई है और ये कहा गया है कि इनको तामीर किया जाएगा जल्द अज जल्द। इसके अलावा शहर कायद में 137 इमारतें हैं जो कि इंतहाई गैर महफूज करार दे दी गई हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिंध असेंबली में तहरीरी जवाब भी जमा करवाया है और उन्होंने ये कहा है कि शहर भर में 550 से ज़ायद इमारतें मखदूश हैं और 456 इमारतें मखदूश करार दी जा चुकी हैं पहले ही। और इसके अलावा ज़िला किमाड़ी में है, ज़िला कोरंगी में है, मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो जो बिल्डिंग्स हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं हैं। इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक लाइसेंस मुअत्तल करने की जो करारदाद है उसमें सिंध असम्बली ने स्पेशल कमेटी कायम कर दी है और स्पेशल कमेटी बनाने का जो ये मकसद है उस पर यह कहा गया है कि जो लाइसेंस मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन सज्जाद सोमरो ने जो है वो सिंध असम्बली में करारदाद पेश की थी जिस पर हम ये देख रहे हैं कि बहस हुई। इसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के पार्कों को माहौल दोस्त बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सर सब्ज़ व शादाब बनाया जाएगा बागात को और उन्होंने कहा है कि हर पार्क के एक हिस्से को अर्बन फॉरेस्ट के लिए भी मख्तस किया जाएगा। फ्रूट गार्डन्स का क़याम जो है वो अमल में लाने के लिए कहा गया है और मेयर कराची फोकस कर रहे हैं कि शहर को जो बागात हैं उसके ऊपर काम किया जाए और उनको ग्रीन किया जाए, अर्बन फॉरेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आम किया जाए। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में 3 साल कबल तैयार होने वाला 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU गैर फ़ाल है और शोबे में बेहोशी का डॉक्टर जो है वो और दीगर अमला ना होने की वजह से ये गैर फ़ाल है। 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, दीगर मशीनरी भी है, लेकिन ख़राब है तो वहाँ पर कोई भी आप देख रहे हैं कि ना मरीज़ आ रहा है ना जो है डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं। ICU में भी मॉनिटर्स और 40 पाइप्स लगे हुए हैं। तो बेहोशी के डॉक्टर और दीगर अमले की भी कमी है, इस हवाले से महकमा सेहत को भी आगाह कर दिया है और MS न्यू कराची अस्पताल ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इनको सही करवा दिया जाए ताकि अस्पताल अपनी जो है असली हालत में वापस आ सके। इसके अलावा सिंध सरकार ने मेहनत कशों के लिए 17 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया है और महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और जो है रबीउल अव्वल के हवाले से छुट्टी भी होगी। इसके अलावा कौमी बचत स्कीमों की शरह में कमी का ऐलान कर दिया गया है और शरह सूद में 2% कमी के बाद कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में भी कमी कर दी गई है। रेगुलर इनकम जो सर्टिफिकेट है उसकी शरह मुनाफा 12 बेसिस पॉइंट से जो है ना वो कम होकर 40.52% तक जो है वो पहुँच चुकी है।
इसके अलावा कराची में कायम तमाम इंटरसिटी बस टर्मिनल्स को ख़त्म करके सुपर हाईवे पर मुंतकिल कर दिया गया है और हम देख रहे हैं कि शटल सर्विस भी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है और लोगों को ले जा रही है। फैसले पर अमल दरामद के इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए इजलास भी हुआ कमिश्नर कराची के दफ्तर में और इस इजलास में कमिश्नर साहब को बताया गया कि शहर के अंदर से चलने वाली जो बसेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है जिनकी तादाद 250 से ज़्यादा है और 35 बसें जो है ख़िलाफ़ वर्जी पर ज़ब्त भी कर ली गई हैं। इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में जापानी फ़िल्म फेस्टिवल का भी इनेकाद किया गया है और 2 जापानी जो फ़िल्में हैं उनको भी पेश किया गया है। तो ये भी एक सॉफ्ट सी चीज़ है जो कि हमें नज़र आ रही है आर्ट्स काउंसिल में होती हुई। हमारे जो मेहमान उनका तारुफ आपसे करवाएंगे, मेरे साथ जो है वो आज़ाद नोड़ी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। और खुर्शीद भाई भी शामिल गुफ्तगू होंगे आज के शो में, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सबसे पहले ये जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी अहम शाहराहों पर काम शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया आज़ाद भाई, और पहले भी जो है वो 7 अरब रुपए जारी किए गए लेकिन कहाँ गए, कौन सी सड़क बनी, कुछ पता नहीं है। ख़ुद भी कह रहे हैं बात समझ नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत वफाकी जब बजट पेश होता बजट में वफाकी जो है हुकूमत की जानब से उस बजट को शेयर जो है सिंध हुकूमत को दिया जाता है, जिसके बाद में सिंध हुकूमत और ज़िले हुकूमतें अपना इलाकाई काम करवाती है, जिसमें जिसको कहते हैं ADP तरक्याती बजट। इस तरक्याती बजट जब सिंध हुकूमत के पास मौजूद है, मनसूबा भी है, प्लानिंग भी है, हिकमत अमली भी है, लेकिन उसके बावजूद जब वफाकी हुकूमत कहती है कि हम इस पर काम करेंगे, ये बात समझ से दूर है। क्योंकि मेरी बीट नहीं है लेकिन इस मामला कुछ में वाकिफ़ हूँ कि सिंध हुकूमत एक बात कहती है कि हमें जो है जो कौमी मालियाती अवार्ड है यानी NFC अवार्ड, उसमें शेयर जो पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत वज़ीर आता है या सियासी बात करके चला जाता है। ये तो मुझे सियासी मुलाकात लग रही है। बाकी इसमें जो ख़ास बात यह है कि इसमें कोई अहमियत की हामिल कोई चीज़ नहीं है। वफाकी हुकूमत कैसे कहती है कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जो कौमी शाहराए हैं इन पर तरक्याती काम कराएं, क्योंकि ये काम सूबाई हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत इनको बजट जो शेयरिंग का हिस्सा है वो शेयर करती है, जिसमें कौमी मालियाती अवार्ड का जो शेयर है वो, क्योंकि हम जो हमारा जो टैक्स है, टैक्स हम शेयर डिविजिबल पूल जो वफाक का है उसमें पे करते हैं। उसके बाद में वफाकी हुकूमत पूरे सूबों को उस डिविजिबल पूल से पैसे मुंतकिल करती है। उसके बाद में सूबाई हुकूमतें उस पर काम करती है। लेकिन ये जो मुलाकात है सियासी मुलाकात, इसमें खास कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। खुर्शीद भाई, आपकी क्या राय है इस बात पर? है और जो पिछले दिनों ये सड़कों की हालत ज़ार पर उसकी जो अबतर सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हो रही थी और इस पर वज़ीर आला सिंध से ये मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ महफ़िलों में ये सवालात भी किए साफ़ियों ने कि भाई अब रबीउल का महीना है और इसमें लोग जुलूस निकालेंगे, रैलियाँ निकलेंगी, तो शहर की जो सड़कें हैं उनकी जो सूरत हाल बिल्कुल खस्ता हो चुकी। कई जगह तो सड़कें मौजूद ही नहीं है ना। तो CM ने कहा कि भाई अब फिलफौर जो है ना वो सड़कें तो नहीं बनाई जा सकती और इसकी हिकमत अमली हमने बनाई है ज़रूर। तो और जो ये गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर ख़जाना से, तो इसमें उन्होंने 7 अरब रुपये और दीगर सारे मामला की उन्होंने तस्फ़िया तलब उमूर के ऊपर गुफ्तगू की है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है आज़ाद साहब की कि NFC अवार्ड के अंदर तो उनको हिस्सा नहीं मिल रहा और ना ही जो है वो जो CCI का इजलास है वो नहीं हो रहा और उसमें नहीं हो रहा। और उसमें गुज़िश्ता हुकूमतों में तो मुराद अली शाह साहब जो है वो इस बात का शिकवा करते रहे कि मुझे नहीं बुलाया जाता और मुझे जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। अब तो प्रेसिडेंट भी जो है वासिफ ज़रदारी साहब हैं और कोलिशन गवर्नमेंट है, तो अब NFC अवार्ड के अंदर सिंध को यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ हिस्सा मिलना चाहिए और NFC अवार्ड का जो एक देरीना मसला है उसको हल हो जाना चाहिए। उससे सूबे के जो मालियाती मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और जो शराय टैक्स और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो ADP की मद में जो फ़ंड्स मिलना होता है उसकी रेगुलाइजेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब ये जो कल वाली मुलाकात, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आज़ाद दौड़िया साहब के, वो एक सियासी मुलाकात तो लग रही है। अब उम्मीद है कि इस मुलाकात का कोई असर भी सामने आ जाए और फिर कराची समेत जो सिंध भर की जो सड़कें हैं वो शायद बन जाएँ और कराची में जो नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं जो वो बन जानी चाहिए। क्योंकि देखें नेशनल हाईवे पे बहुत सारे हादसा हमारे हो जाते हैं। उसकी वजह होती है कि वहाँ पर जो गड्ढे हैं वो फिलफौर जो है वो पुर नहीं किए जाते, भर नहीं जाते, सरकारी उनकी मुकम्मल तौर पर होती नहीं है। हाईवेज लगते ही नहीं है जी। ऐसी तरह ही एक तेज़ रफ्तार कार होती है या फिर जो डंपर्स बड़े बड़े जो ट्रेलर चल रहे होते हैं वो एकदम वो उसके अंदर फंसते हैं और वो गिर जाते हैं। और इस तरह हाईवेज के साथ एक लिंक रोड हो रहा है जी, लिंक रोड है। यहाँ हमारे लिंक रोड है ही नहीं। अच्छा, मज़े की बात है, कुछ दिन कबल जज साहब ने फरमाया क्या हाईवेज पर गधा गाड़ी भी चलती है? कहीं भी नहीं हमारे पास हाईवेज पर गधा गाड़ी चले, बाइक वाला फास्ट लेन से जा रहा मज़े की बात यह है कि सिंध असेंबली में 2-3 रोज़ कबल एक करारदाद पास की गई जिसमें कहा गया इरसा एक्ट में जो उन्होंने तरमीम की है, जो पानी का मामला जिंदगी बनती पानी पर है,
तो उसमें जो है वफाकी हुकूमत ने गलत किया या नवाज सरकार ने। लेकिन बात ये है शहबाज, बात ये है कि जब आइनी ओहदे तमाम तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुतालबा नहीं किया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल जिसको कहते हैं CCI, मुश्तरका मुफादात काउंसिल का शहबाज शरीफ की सरकार में इजलास ही नहीं हो रहे। हालांकि इनको साल में 3 बार इजलास बुलाने चाहिए, बिल्कुल अहम उमूर उसके बावजूद ये वफाकी हुकूमत इजलास नहीं बुलाती। लेकिन सूबाई हुकूमतें चाहे KP हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, कोई मुतालबा नहीं कर रहा है भाई CCI का इजलास बुलाया जाए, ये मामला सूबों के हल की जाए। लेकिन सिंध असेंबली में करारदाद पास करने कोई अहमियत नहीं। सियासी, मैं तो सिंध असेंबली को जलसा बना रखा है, शोर शराबा करते हैं, उसके बाद सियासी खत्म हो जलसा जाता है। सिंध असेंबली सियासी। देखिए इसी इरसा के हवाले से ना रमशा साहबा, इरसा के हवाले से एक जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद एक कोलेशन है और हमख्याल जमातों का एक कोलेशन जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। उन्होंने 19 सितंबर को इस बात पर एहतजाज का ऐलान किया है सिंध भर में कि इरसा के एक्ट में जो तरमीम की है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो ये उनका कि इस्तेहकाक ही नहीं है, ये प्रिविलेज ही नहीं है उनका कि वो इसमें तरमीम कर सकें। और उस तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ 19 सितंबर को वो एहतजाज करने जा रहे हैं पूरे सिंध भर में, नेशनल हाईवेज़ पे, अज़ला की सतह पे, कराची में। और ये पूरी उसमें मुस्लिम लीग, फंक्शन लीग वो शामिल है, जमात इस्लामी शामिल है, सिंध तरक्की पसंद शामिल है, GS सिंध कौमी महाज शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान शामिल है। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक इत्तेहाद है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। और दीगर उसके अलावा जो छोटी बड़ी जो तंजीमें हैं सियासी और मजहबी, उन्होंने 19 सितंबर को इस बात पर एहतजाज का ऐलान किया कि ये इरसा एक्ट में तरमीम क्यों हुई और सिंध असेंबली ने उसका जो है वो करारदाद रेजोल्यूशन क्यों पास की है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद खबरों पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी 10। जाने से पहले हम सिंध असेंबली की करारदादों की बात कर रहे थे आज़ाद भाई। तो एक करारदाद ये भी जो है पेश की गई कि जो कि इलेक्ट्रिक है उसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन है सज्जाद सुमरो साहब, तो ये जो लाइसेंस है, या अगर हम बात करें रिन्यूअल की, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की, तो ये तो आता है, बात होती है और जो है वो नेपरा रिन्यू भी कर देता है। तो वाकई इस लास्ट में जो करारदादें पेश की जा रही हैं उसका कोई आउटकम भी है, इसका भी कुछ देखेंगे हम या नहीं? के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2000 मेरे ख्याल से 2 में। उसके बाद में के इलेक्ट्रिक के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM, उस वक्त MQM एक ही थी, लंदन और पाकिस्तान दोनों, हाँ, उनकी जानब से मुतालबा किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक को हुकूमत अपने तहवील मिले और जो निजकारी का मामला जो है वो मुआहदा ख़त्म करे। उसके बाद कुछ हमारे जो दोस्त शेयर होल्डर बन गए उसी कंपनी के अंदर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरस्त है, जिसमें हमारे बड़े जो हैं रईस साहब, वो उसमें उसका हिस्सा बन गया। उसका नाम इस्तेकाक में शामिल नहीं होता है, लेकिन हिस्सा बन गया। उसके बाद में के इलेक्ट्रिक एक बड़ी सरकार जो 16 साल से कायम है, उसका मतलब आशीर्वाद हासिल था। उसके बाद में MQ पाकिस्तान एहतजाज करती रही, दीगर जो पार्टियाँ हैं वो एहतजाज करती रही के इलेक्ट्रिक के हवाले से, उनके जो गिले शिकवा हैं, बिलिंग है, अवर बिलिंग है, उस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर तो के इलेक्टर के खिलाफ बड़े बोलती रही, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, सिर्फ सियासी हद तक। मैं तो बार बार कहता हूँ कि गुज़श्ते 16 साल से सिंध असेंबली को जलसा गाह बनाया हुआ है, आइनी इदारा है, उस आइनी इदारे का तकद्दुस जो है हमारी जो सरकार है वो खुद पायमाल कर रही है। लेकिन मामला ये है कि PTI के जो MP सज्जाद सुमरो साहब जो लियारी से जीते हैं, और उस्मान गनी जो हैं हिंगोरो, उसको शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सरकर्दा वहाँ के रहनुमा भी हैं, और दुबई में उनका कारोबार भी है, और बड़े अच्छे खासी एक पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। वो सरमायाकार उनको मिल तो गया, लेकिन जीता नहीं, और PTI का आज़ाद उम्मीदवार वो जीत गया। उसकी करारदाद अपनी जगह पर है, लेकिन इस पर करारदाद पेश करना, उस पर मंजूर करना, मुस्तरद करना, वो अलग मामला है। लेकिन हमारी सिंध असेंबली में कितनी करारदादें पेश की गई हैं, पास की गई हैं, उस पर एक भी करारदाद पर मेरे ख्याल से मैं जो कुछ साल कबल पार्लियामेंट रिपोर्टिंग करता रहा हूँ सिंध असेंबली के अंदर, लेकिन अमल दरामद नहीं होता है, क्योंकि ये करारदाद पास करने के बाद में उसको भेजा जाता है वफाकी हुकूमत को, जहाँ का मुतालबा होता है वहाँ भेजा जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। उस अमल दरामद के हवाले से जो हमारा महकमा अमल दरामद, मैं बार बार कहता हूँ हमारे महकमा है, कोई हमारे पास महकमा इम्प्लीमेंटेशन है, इसका भी वाकई कोई महकमा बताएं जरा यार। बिल्कुल महकमा सिंध का इम्प्लीमेंटेशन काम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल दरामद, इसका काम ये है अमल दरामद कराना। मैं तो नहीं देखती हर चीज़ का अमल दरामद कराना। ये महकमा बाकी बड़ा इदारा जिसका सेक्रेटरी भी है,
लेकिन अमल नहीं हो रहा, क्या करें? वो खुद नहीं अमल कर रहा अमल दरामद करवाने के अमल लिए। दरामद पता नहीं क्या है, मीटिंग होती है, कोई सेक्रेटरी साहब इम्प्लीमेंट से वहाँ चला गया, CS के पास चला गया, फलाने मीटिंग चला गया, लेकिन अमल दरामद, मैं बार बार कहता हूँ अमल दरामद होता ही नहीं है। बात ये अमल दरामद की, अमल दरामद जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह के मामलात बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। सही बात है जी। देखिए ये तो कल एक कमेटी बनी है कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की मअतली के हवाले से और रमशा ये देखें कि जितने भी अरकान असम्बली हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मअतल होना चाहिए और जो कराची के शहरी हैं उनको ये इस परेशानी से निजात दिलानी चाहिए। वो चंद अरकान हैं जिन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया। मैं तो कह रहा हूँ कि कराची के जो पूरे अवाम है, 3.5 करोड़ अवाम का ये शहर है, शहरियों का 3.5 करोड़ अवाम इस के इलेक्ट्रिक के मामले को बिल्कुल मुस्तरद कर चुके हैं और वो कहते हैं कि बिला इसको जो है इसके लाइसेंस को मअतल होना चाहिए, बल्कि इसका लाइसेंस भी मनसूख होना चाहिए, बल्कि कोई और पार्टी यहाँ पर आए, कोई और जो है वो एनर्जी सेक्टर की कंपनी यहाँ पर लॉन्च हो। जिस तरह देखें आपने माजी में एक मोबाइल कंपनी हुआ करती थी तो उसके फेयर्स जो है वो बहुत होते थे, तो इसी तरह जब बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता दीगर कंपनीज़ भी पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो उनके फेयर्स में भी कमी आई, उनके आउटगोइंग और इनकमिंग के जो रेट्स थे उनमें भी कमी आई, टैक्सेस में भी कमी आई। इसी तरह कराची में ये सफ़ेद हाथी हमें मौजूद मिल रहा है और उस पर हर शहरी एहतजाज है, हर शहरी जो है वो आए रोज़ किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी न किसी यूसी में इस एहतजाज की जो है वो सदाएँ बुलंद हो रही होती हैं और उस पर सरापा एहतजाज हो रहे होते हैं। बेशतर सैकड़ों अफराद जो है वो इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर इस बात पर नोहा करना होते हैं कि हमारा बिल जो है वो इतने का था इतने का आ गया है, ओवर बिलिंग हो रही है, यूनिट्स पे इजाफा हो रहा है। तो आप ये देखें इस शहर में कोई एक शहरी ऐसा मौजूद नहीं होगा जो कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो अपना नोहाना पढ़ रहा हो। वो यकीनी तौर पर जो इस बात को यकसर मुस्तरद कर चुका है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस बिल्कुल मअतल होना चाहिए। इस बात पर कोई दूसरी राय कराची के अवाम के अंदर नहीं पाई जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। मज़े की बात है, मैं 2 रोज़ कबल गया, अपना वज़ीर तवानाई हैं और PND है तरक्की मनसूबाबंदी सैयद नासिर शाह साहब, उसके दफ्तर में मैंने कहा 99% लोग वो आए थे जो कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेपको इनके खिलाफ शिकायतें कराए थे। उन्होंने कहा था ये बिलिंग बाग लिखा हुआ है, ये अवर बिलिंग, अवर बिलिंग किस चीज़ की है? लिखा हुआ अवर बिलिंग, डिडक्ट क्या कहते हैं उसको, जी जी डिडक्ट बिला गए। तो नासिर शाह ने एक बंदा मुकर किया हुआ, उसका अपना जो हेस्को, सेपको और इसके के इलेक्ट्रिक से रब्ते में रहे, उसको कहा भाई उनसे बात करिए, बिल कम करें, कुछ रियायत करें, क्या हो रहा है? लेकिन कुछ रियायत करो, ये मामला हल नहीं होगा। जब एक वज़ीर कह रहा है उससे कहें बराए मेहरबानी आप इनसे कहें, खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता है, बराए मेहरबानी इसमें कुछ इनको रियायत दें। रियायत देना मतलब रिक्वेस्ट करना, भाई आप वज़ीर तवानाई हो, आप इनसे इनके जो इसको के इलेक्ट्रिक के या सेपको के जो चीफ़ है उनको बुलाएं, उनसे मीटिंग करें। भाई ये इतने लोग आज मेरे पास आए थे, उन्होंने ये फ़ोटो का मेरे पास जमे हैं, इन्होंने ये शिकायत की है कि हेस्को, सेपको और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये शिकायत है कि अवर बिलिंग डिडक्टेड, क्यों क्या मामला क्या है, क्यों ये अवर बिलिंग मामला है क्या? इस मामले को हल करने को तैयार है नहीं, इसको रिक्वेस्ट कर दो कि मामला हल कर दे। भाई जो 10% लोग आए थे यहाँ पर वज़ीर तवानाई के पास मुलाकात की, शिकवा किया, उनका मामला हल हो गया। भाई सूबे का इतना बड़ा आवाम कहाँ जाएगा? हर किसी के घर में बिजली के मीटर तो है ना, तो वो कहाँ जाएगा? उसका शिकवा कौन पूरा करेगा? उसका मामले का हल क्या है? उस मामले के हल के लिए हवाले से मैं बार बार कहता हूँ अमल दरामद नहीं हो रहा है। अच्छा आज़ाद भाई, जिस तरह आपने बात की ना कि नासिर शाह साहब ने एक रिक्वेस्ट की है नासिर शाह साहब का जो लहजा है बड़ा शाइस्ता शुस्ता लहजा है, तो वो गुस्सा करते नहीं है, बड़ा धीमे लहजे के मालिक हैं वो। तो लेकिन ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि उनको जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने चाहिए, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर हैं और बड़े सुलझे हुए वज़ीर हैं और बड़ी धीमी अंदाज से बात करते हैं, समझदार वज़ीर हैं, जिम्मेदारी का भी एहसास करते हैं। लेकिन बात ये बिल्कुल ठीक है कि उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने चाहिए कि भाई हेस्को, सेपको, दीगर जो मामला चल रहे हैं, आप यकीन करें सिंध का डिवीज़न है नवाबशाह, वहाँ पर बरसात के दिनों में एक PMT ख़राब हो गई। उस इलाके के अवाम वहाँ पहुँचे और वापडा के ऑफिस में कहने लगे भाई 50,000 रुपये दे दें, आपकी अभी PMT लग जाएगी। अच्छा, 3 दिन के बाद जो है वो हब्स का आलम था, गर्मी का आलम था, 3-4 दिन के बाद जो है उस इलाके में वो PMT लगी, फिर जो है वो बिजली बहाल हुई है वहाँ की। और प्राइवेटली लोगों ने लगवाई 50,000। अच्छा, किसी का देहात में किसी का ट्रांसफार्मर जल जाए, खराब हो जाए, तो इलाके के लोग चंदा करके उसको इनको देते हैं, हेस्को वालों को, सेपको वालों को, उसके बाद में जाकर वो ट्रांसफार्मर बना के देते हैं, पैसे देते लोग। क्या कहते हैं, ये क्या तरीका है भाई? ये जो पैसा आ रहा है इनके पास और जो हमसे इतना टैक्सेस ले रहे हैं वो इसी चीज़ के ले रहे हैं ना, बिलों में मेंटेनेंस के, तो क्यों नहीं लगाते आज़ाद भाई? हमारा सिस्टम है ना, वज़रा का सिस्टम है, पानी बिजली का जो वज़ीर है
उसका सिस्टम होगा ना, वजीर जो इलेक्शन जीत के आया, कौमी असम्बली के मेंबर बन के आया, उसके इतना बाद पैसा उसने अपने इलेक्शन में हाँ, लगाया तो उसका हिसाब रिकवरी भी किताब तो होगा ना। चाहिए। हिसाब किताब बगैर किसी, जैसे मैं इस प्रोग्राम में आया, मुझे चाय मिली है, कम से कम बोल तो रहा हूँ, चाय तो मिली है कम से कम। अगर मुफ्त में कौन बैठता है, पानी गिलास के ऊपर कौन बैठता है? ये सारे मामला सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, सही बात है। सिस्टम बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन सिस्टम को जो है वो बदनाम कर दिया। ये सिस्टम के ज़ेर तमाम जो है वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सिस्टम एक निज़ाम है, लेकिन जी, निज़ाम का है। नाम सिस्टम बदल के मतलब तो करप्ट निज़ाम है करप्ट ना, निज़ाम कर दिया बैड उसको। सिस्टम। जी जी। कायदे का सिस्टम है ना, मुल्क का बानी वो था, उसका सिस्टम चल रहा है। चले उनके जाने के बाद किसी भी तरह से सिस्टम चल रहा है, बस कायदे आज़म के उसका फोटो तस्वीर बिक इन्होंने रही है। याद तो रखा हुआ है इस तरह कायदे आज़म को, वरना कायदे आज़म के अकवाल को भी हमने कायदे आज़म की वफ़ात में हम बात करते कि हमने कायदे आज़म के जो अकवाल हैं, जी जी कायदे आज़म जो फरमा के गए थे पाकिस्तान को कैसे चलाना है, उस बारे में हमने वो सब तो पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल। वो सब हम भूल गए। और हमें बस असम्बलियों में भी हमने तस्वीरें लगाई हुई हैं, सरकारी दफातर में भी लगाई हुई हैं और नोटों में, तो इसलिए याद है, वरना तो हमने कायदे आज़म का कुछ याद नहीं रखा हुआ। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे हैं कि कराची में जो कायम तमाम इंटरसिटी बस टर्मिनल्स हैं उनको सुपर हाईवे मुंतकिल कर दिया गया है। रेजिस्टेंस हुई और ट्रांसपोर्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज भी किया, अदालत में भी गए, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो है ये करवाने में कामयाब हो गए हैं। शटल सर्विस मैंने खुद भी चलते हुए देखी है और अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो AC भी उनमें चल रहा है और आपको ले जाएंगी टर्मिनल तक ले जाके सोहराब बोर्ड या जहाँ पे भी इन्होंने उससे आगे भी शायद बनाया है, तो वहाँ तक आपको ड्रॉप कर देंगी। तो ये शहर में जो ये इन्होंने बसों के अड्डे बनाए हुए जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, काफ़ी बेहतर सूरत हाल होगी। क्या आप लोगों की राय इस बारे में? खुर्शीद भाई स्टार्टिंग में। इसमें तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जो कराची में और फिर सिंध के दीगर अजला में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए शर्जील इनाम मेमन साहब की जो काविशें हैं वो तो लायक तहसीन है। और देखें, कराची के शहरियों का एक देरीना मसला था कि उनको बेहतर और महफूज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसर आनी चाहिए, जो कि एक ख्वाब था, उसकी वो शर्मिंदा ताबीर हुआ है। और जो कि बहुत कलील हैं वो बसें, शहर के हिसाब से बहुत कलील हैं, कम हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। और इसमें जो सूबाई सीनियर वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, तो वो इसमें बड़े मुतहरिक हैं, एक्टिव हैं। नहीं, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी ये ज़रूरी था कि अभी जो अड्डे बनाए हुए हैं, अभी सदर के इलाके में जो बस अड्डा था या लियाकताबाद में, ये कितना जो है क्योस पैदा कर देता था दिन में। बिल्कुल इसी तरह ही है, सदर में तो बिल्कुल मेन इशारा है वो, उसके ऊपर जगह नहीं बचती थी और वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो शहरों की गाड़ियाँ जाती हैं, जिसमें पंजाब की भी हैं, आज़ाद कश्मीर की भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की भी हैं और सिंध के दीगर शहरों से जाती हैं। उसकी वजह से जो है वो एक ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हर्डल्स आती थी, ट्रैफिक के जो उसमें बंदिश आ जाती थी और वो वहाँ से लोगों का आना आमदोरफ़्त होती है। वो शहर से बाहर जाने में टर्मिनल में आपने देखा कि डाइवो एक बड़ी मशहूर सर्विस है, उसने बहुत पहले से ही अपना जो बस टर्मिनल है वो बाहर उसने अपना अड्डा बनाया हुआ वहाँ पे। तो वो समझते थे इस बात को कि हम शहर के बीच में अगर वस्त में अगर अपना मेन टर्मिनल बनाएंगे तो ट्रैफिक के भाव में जाने वाले वहाँ से जाते ही डाइवो के वैसे अड्डे बाहर हैं, सखर में बाहर हम गए थे, हाँ उन्होंने लाहौर में बाहर सब जगह बाहर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी यही बनाई हुई कि शहर के वस्त में अगर कायम करेंगे टर्मिनल तो ट्रैफिक की रवानी में मुतासर होगी। तो उन्होंने ज़रा प्लानिंग दूरस्थ प्लानिंग होती है। अब ये प्लानिंग सिंध हुकूमत की जो सीनियर वजीर उन्होंने की है तो ये बहुत अच्छी है, पॉजिटिव। आपने खाली डाइवो की बात करें तो प्राइवेट है, लेकिन कराची के अलावा जितने भी ये जो बस अड्डे हैं बाकी शहरों में सब बाहर हैं। हैदराबाद को उठाकर देख लें आप जो है क्या कहते हैं, ये अपना सखर का आपने जिक्र किया, इसके अलावा ये लाहौर में आप उठाकर देखें तो ठोकर न्याज बेग के आगे जाके जो ना सारे बसेस के स्टैंड्स बने हुए हैं, वहीं पर ये होता है। ये कराची में ही जहाँ पे मज़ाहमत देखने में आ रही थी और जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की कि यहाँ जितना ट्रैफिक है यहाँ ना होते, तो उस पर वो मज़ाहमत कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। मामला ये कि सिंध हुकूमत ने सदर में जो लारी, जिसको बस अड्डा कहते हैं, किसी ज़माने में लारी अड्डा पंजाब में कहते हैं, तो मैं उसको लारी अड्डा कहता हूँ कि हटके से बन लारी अड्डा कहते हैं, और सिंधी में लारी अड्डा कहते हैं, लारी अड्डो जो वहाँ से ख़त्म कर दिया। लेकिन बस टर्मिनल वहाँ पर कायम है कई सालों से। इस हवाले से कई हुकूमतों ने फैसले किए इनको बाहर मुंतकिल करना। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब ने तो इसको बाहर मुंतकिल किया है, लेकिन जो कैंट स्टेशन पर जो बसेस जहाँ जाती है, कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाद, सखर, वो ताहाल मौजूद है, गोसपुर ताहाल मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं किया गया है क्योंकि बसें जाती, तमाम बसेस जाती सुपर हाईवे से, वहाँ से आला से, लेकिन उसके बावजूद यह अड्डा मौजूद है। लेकिन सदर वाला उनका एतराज़ ये, मैंने कुछ कई ट्रांसपोर्ट से बात की, क्योंकि मेरा तो फ़ायदा हो गया क्योंकि मैं
इसी वजह से गुलिस्तान ज्वार शिफ्ट हुआ कि मेरा गाँव से जो आटा है वो बस में आता है, और जो रिश्तेदार जो बस में आते हैं वो अलाद से उतरेंगे, मेरा घर गुलिस्तान ज्वार करीब आसना पड़ जाएगा, लेकिन पहले यहाँ था महमूदाबाद, तो बड़ा मुश्किल था। फ़ोन पर फ़ोन, कहाँ घर है, कहाँ किस जगह बना है, हम यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, वो परेशानी मेरी ख़त्म होगी। लेकिन मामला ये मामला सब लोगों के साथ है, कराची के जो बसने वाले जो लोग हैं उनके साथ है। शटल सर्विस तो शुरू की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद बाकी है। उसमें जो है मुसाफिर सवार होने को तैयार नहीं है, उसका इंतज़ार करते, हर कोई चाहता है मैं जल्दी पहुँचूँ। कोई इंतज़ार ऐसी चीज़ है जो गैर यकीनी कैफियत में बंदा जो मुब्तला हो जाता है। उसका ये होता है जल्दी पहुँचूँ, बाइकें पकड़ लूँ, रक्षा पकड़ लूँ, वो कर दूँ, वो कहते हैं एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। हुकूमत ने जो लारी अड्डा बाहर मुंतकिल किया है गलत किया, लेकिन हुकूमत का आज़ाद में सारी दुनिया में ऐसे ही, अब ऐसा थोड़ी कि आपको बस सर्विस जो है घरों अच्छा में मजे के बाद उतारती है। बलोचिस्तान की बसें यहाँ से आती है। बलोचिस्तान का जो अड्डा है वो लियारी में, यहाँ अपना चाकीवाड़ा में। हाँ। तो इनके लिए प्लानिंग मतलब मुतफ़क़ा तौर पर एक होनी चाहिए ना। अगर लियारी का अड्डा मुंतकिल कर दो बाहर, और ये जो कैंट स्टेशन वाला बाहर मुंतकिल कर दो, ट्रांसपोर्टर यही करें, जब लियारी का अड्डा चाकीवाड़ा मौजूद है, सदर मौजूद है, हमें सदर से वहाँ क्यों मुंतकिल किया गया। अब इस तरह ये फैसला हुकूमत करना है ताकि इसमें शहरियों को फ़ायदा हो। नहीं, इसमें शहरियों का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है आज़ाद भाई। अब ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस घर पे देंगे। वो जो शटल सर्विस भी चल रही है अभी स्टार्टिंग में तो फ्री है, और दूसरी बात ये कि आपको अच्छी खासी एक गाड़ी लेके जा रही है। अगर आपको 5-7 मिनट इंतज़ार भी करना है तो आपको एक जगह पे उतार भी रही है, आपको लेके भी जा रही है। तो आप फ़र्क ये है, अभी मुझे जाना है उमरकोट सखर, बस जा रही है 11:40 पर। हाँ, शटल पहले चलेगी। आप चले शटल वाले के पास, यहाँ ताज कम्प्लेक्स पे, वो कह के हम निकलेंगे 12:30 बजे। हाँ, तो 12:30 बजे शटल निकलेगी, बस 12:30 पहुँचेगी, वहाँ बस ही नहीं है। फिर आप एक बस में बैठो, फिर दूसरी बस में बैठो, तीसरी में बैठो, घर तक पहुँचो। उनका शिकवा मुसाफिरों का ये है, शटल सर्विस फौरी तौर पर रवाना होना चाहिए, ताकि जो 11:40 पर बस रवाना हो रही है सखर के लिए, हैदराबाद के लिए, उमरकोट के लिए, दूर दराज इलाकों के लिए, तो अच्छा मज़े की बात हमेशा ये है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से रात को 9 बजे के बाद बस जाती नहीं। रात को 9 बजे बस बंद हो जाती है, क्योंकि देहात के लोग रात को 6-7 बजे खाना खा के 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे तक मतलब पूरा जो है सिस्टम जो है दुनिया की एक अलग दुनिया बन जाती है। कहने का मकसद ये, इस लिहाज से जब शटल सर्विस जो है जब 11:40 पर बस यहाँ से निकलेगी, वो पहुँचेगी जो उमरकोट शाम 7 बजे बस वहाँ पहुँचेगी। 7:20 पर बस निकली है, मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम लेता हूँ, राजपूत ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसमें बैठेगा 8:30 बजे घर पहुँचेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। वो बंदा यहाँ से उस शटल सर्विस का इंतज़ार क्यों करे जो जिस बस में उसको सवार होना 11:40 में। अच्छा, शटल सर्विस यहाँ से रवानी हो रही है 12 बजे, 20 मिनट लेट, उसकी बस तो निकल गई ना। मसला ये है कि शटल सर्विस को उस तरह चलाया जाए ताकि मुसाफिर अपने टाइमिंग पर उस बस पर पहुँच जाए और बस में सवार होकर आसानी से घर पहुँच जाए। हुकूमत को इस फैसले पर नज़रसानी करनी होगी ताकि उस पर भी अमल दरामद करना बाकी है। मैं तो बार बार कहता हूँ अमल दरामद नहीं हो रहा है जो हुकूमत फैसले कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़, ये हुकूमत की तरफ से फैसला भी ये भी सामने आया है कि ये जो मेरे कराची में कह रहे हैं कि पार्क से उनको माहौल दोस्त बनाया जाए, अर्बन फॉरेस्टिंग पे काम करने का कह रहे हैं, फ्रूट पार्क्स के क़याम का जो है वो कह रहे हैं। ये बातें हम सुन ही रहे हैं बहुत अरसे से। कोई एक भी हमने मॉडल पार्क अभी तक तो बने हुए नहीं देखा जहाँ पे सिर्फ अपने शजरकारी के बाद इतने दरख्त ही लग गए हों या अहम शाहराहों पे ही लग गए हों। बहरहाल फैसला तो सामने आया है। देखिए, ये जो 2 महीने पहले एक शजरकारी मुहिम चल रही थी, जो मूव थी एक, कहाँ लगे उसकी तरफ, वो मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। तो अब उस पर इन्होंने ऐलान किया था कि शहर के अंदर जो वो लाखों पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, और हमें वो कहीं इस तरह से शजरकारी मुहिम बड़ी तादाद में करते हुए हमें तस्वीरों की हद तक तो नज़र आया है, फुटेजेस की हद तक तो नज़र आया, लेकिन उस तरह से अमली तौर पर वो उस तरह से पौधे नहीं लगे, एक पौधा और तस्वीरों उन दरख्तों की रिप्लेसमेंट भी नहीं हुई, बल्कि दरख्त काट दिए गए। मेन शाहराहों से दरख्त जो है वो काट दिए गए, और बहुत पुराने दरख्त थे, वो नीम के दरख्त थे और पीपल के दरख्त थे, वो काट दिए गए। उनके बाद उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, और उसी वजह से शहर जो है इस वक्त कंक्रीट का जंगल बन गया है, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो घुटन ज़दा है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, मुआशी हो, और चाहे वो और दरख्तों की आप मिसाल ले लें, तो वो एक तो माहौल दोस्त कराची शहर का जो माहौल है वो माहौल दोस्त नहीं रहा। यहाँ पे पोल्यूशन की जो सूरत हाल है, यहाँ पर मुआशी जो घुटन है वो आप समझ लें इंटरनेशनली और नेशनली बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कराची की सूरत हाल पे। तो दरख्त हमें उस तरह से नहीं नज़र आए। हाँ, अलबत्ता फुटेजेस में और मीडिया की ज़ीनत तो बनते रहे इस तरह के बयान, और अब भी ये इनका बयान है। कराची के पार्कों की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है,
लेकिन उस तरह से नहीं हो जो उसका होना चाहिए, जो उसका अपना एक हुस्न है, उस तरह से इसकी सूरत तब्दील होती हुई हमें नज़र नहीं आई। कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हमें कोई मॉडल पार्क नज़र नहीं आया, या कोई वहाँ पर कोई ऐसी कोई अकोमोडेशन नज़र आ रही हो, इस तरह से कोई नज़र नहीं। हाँ, हिल पार्क मुर्तज़ा बाप की काविश ही है जो अप्रिशिएट करने के काबिल है। हिल पार्क उन्होंने जो पार्क बनाया और फ्रेयर हॉल में कुछ बेहतरीन चीज़ें की हैं। उसके अलावा पूरी शहर भर में, तो शहर पर पूरा इनका है ना, तो शहर भर में शजरकारी मुहिम होनी चाहिए। अर्बन फॉरेस्टिंग की बात करें जी, पहले जो पार्क्स हैं उनको तो सही कर लें जी। अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रूट पार्क्स और अर्बन फॉरेस्टिंग का, बड़ी बड़ी जगहें पड़ी हुई हैं, उन पे आप लगाएं, दुनिया भर में हो रहा है। मैं तो कहता हाय मीर साहब आपके बड़े फैसले। आते हुए मीर साहब ने फैसला किया था कि गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म कर दूंगा। अभी आप चले जाइए इनके दफ्तर के बाहर, KMC के नीचे और सामने KMC के बाहर मैं मेरा कभी जाना होता, मैं कहता मैं मीडिया वाला मेरे पैसे नहीं माफ़ करना, कहता नहीं कुछ भी करो, हमें इनको पैसे पे करने होते हैं मेयर साहब को। तो वहाँ पर आप जाकर देखिए गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है KMC के बाहर ही, चौ तरफ, सिटी कोर्ट के चौ तरफ, हाई कोर्ट के चौ तरफ, सिंध सेक्रेटरी के चौ तरफ, सिंध असेंबली के चौ तरफ, हर जगह पार्किंग तमाम पार्किंग गैर कानूनी है। उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान किया था। अच्छा उसके बाद मामला हुआ क्या? अच्छा हम कहते हैं सिस्टम, इन्होंने ये सिस्टम कर दिया हमारे डिप्टी मेयर के हवाले, और डिप्टी मेयर ने अपना मतलब लगा दिया डायरेक्टर क्या कहते हैं इसको पार्किंग, अपन नबीर बलोच साहब, वो इसके इंचार्ज हैं, वो उनको डील करते हैं। सिस्टम का ऐसा है। लेकिन शहर में पार्किंग ख़त्म करने को कोई तैयार है ही नहीं, चाहे सलमान अब्दुल्ला मुराद हो या मुर्जा हो, कसम खुदा की दफ्तर में नहीं बैठते हैं, दूर की बात है। ये दो मेयर और डिप्टी मेयर अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से चले जाते हैं। लोग तो ही लाइन लगे जाए, आप KMC भी चले जाए, आज छुट्टी है, कल परसों चले जाएँ, आपको नहीं मेयर मिलेगा, नहीं डिप्टी मेयर मिलेगा, नहीं MC मिलेगा। अफसरान बैठते ही नहीं है। पुराना अवाली दौर का जो सिस्टम वो चल रहा है। मैं कहता हूँ कि ये भाई आप मीडिया में दिखावा देते हैं, हमारे रिपोर्टर एज लाइव करके आ जाते हैं, लेकिन कम से कम हमारे जो जिम्मेदारान हैं, मेयर डिप्टी मेयर की दूर की बात है, रमशा कसम खुदा की वुज़रा दफ्तर में नहीं बैठते हैं, सेक्रेटरी दफ्तर नहीं बैठते हैं, सारा नहीं चल रहा, पता नहीं कौन चला रहा है, कैसे महकमे चल रहे हैं, कैसे इदारे चल रहे हैं, हालत वही है कि कुछ हो तो रहा नहीं है, बस खबरें पास होती हैं तो प्रेस रिलीज के तहत हो जाती कराची की सड़कें 4 रोया हैं। अगर यहाँ पर पार्किंग, ये गैर कानूनी जो पार्किंग है, अगर ये ना हो तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हो सकती। अच्छा तजावुजात के खिलाफ भी बड़ी बात हुई थी, अब तजावुजात भी सड़कों पर एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं जब ये मेयर बने थे और जब तर्जुमान सिंध हुकूमत थे आज से 3-4 साल कबल, उन्होंने कहा था कि मैं ये जो शॉपर जो है इसका खात्मा करेंगे और जो कागज़ के जो बैग हैं वो लेकर आएंगे जो माहौल दोस्त होंगे। जो पॉलीथीन बैग हैं इसका खात्मे का इन्होंने कई मरतबा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आप जाके देखें मार्केटों में अवेलेबल है। तो 4 रोया सड़कें कराची की मौजूद हैं। अगर वो वहाँ पर पार्किंग ना हो गैर कानूनी तो ट्रैफिक बिल्कुल आसानी से वहाँ पे रवादवा होगा। तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस हल्कार आप देखेंगे, एक मोटरसाइकिल खड़ी होती है, उसके बाद दूसरी मोटरसाइकिल खड़ी होती है, फिर तीसरी, मतलब 3 रो के अंदर जो है वो पार्किंग बनाई जाती है, जबकि कानूनी तौर पर इस बात की इजाज़त कतई नहीं है कि ये 3 रोया जो है पार्किंग होनी चाहिए, बल्कि उनको बोर्ड भी आवेदक किए होते हैं, नो पार्किंग के नीचे लगा होता है। जी, नो पार्किंग, सारी पार्किंग लगी हाँ, लेकिन इसमें 1 रोया पार्किंग अलावा 2 रोया नहीं, उसी बोर्ड के नीचे 3 रोया पार्किंग होती है। और पूरे सदर में आप चले जाएँ, पूरे सदर का बुरा हाल किया हुआ है। एक पार्किंग माफिया, इन्होंने अपने ही एक मनपसंद शख्स को जो है वो इसका ठेका दिया हुआ है, और 3 गनमैन होते हैं उसके साथ पुलिस के, और डबल डोर गाड़ी के अंदर वो विजिट कर रहा होता है, और पूरा सिस्टम सदर का, तारिक रोड का, वो एक शख्स चला रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उस शख्स का, और उसकी आशीर्वाद पठान तो नहीं हो, उसकी आशीर्वाद है, सिंध हुकूमत की आशीर्वाद है, और 3 गनमैन उसके साथ होते हैं। वो पहले ANP में था, फिर पीपल्स पार्टी ऐसा बना, उसका काम ये पूरे इलाके में पार्किंग कराना गैर कानूनी। वो खान साहब को ये है, बड़ा मशहूर नाम है यहाँ इम्प्रेस मार्केट में। तो कहने का मकसद ये है, ब्रेक ले लूँ मैं यहाँ पे, ज़रा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद इस पर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जिक्र करते हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची का, जहां 3 साल कबल तैयार किया गया था 10 बिस्तरों वाला जो है ये ICU, और अभी तक गैर फ़ाल है क्योंकि बेसिक इक्विपमेंट ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, बेहोशी के डॉक्टर नहीं हैं, दीगर अमला नहीं है, वेंटिलेटर्स ख़राब हैं, दीगर मशीनरी ख़राब है। और न्यू कराची में हम कहते हैं ना कि बड़ा क्रेव करता है वो इलाका कि गवर्नमेंट का अस्पताल वहाँ पर सही मौजूद हो, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है, और बनाया भी है तो डॉक्टर्स और अमला मशीनरी सब गायब है। ये किसने कहा रमशा? हम तो कहते हैं सिंध सेहत के शोबे में सबसे आगे है। आप खबर ही गलत है, किसने कहा है? हम नहीं कहते, वो कहते हैं। कौन कहते हैं?
खुद ही कहते हैं सिंध वाले, सिंध सरकार। वो तो सिंध सरकार कहती है सिंध सेहत के शोबे में सबसे आगे है। सरकार खुद कह रही है ना, खुद कहने से क्या हो रहा है? सेहत के शोबे अभी आगे कहाँ पर है? अच्छा, सबसे आगे, और कहते हैं पंजाब को असिस्टेंस देंगे, बिलावल साहब ने कहा मशवरा देंगे, हमसे आकर मिलकर मशवरा लिए, हम आपको सेहत के शोबे में बेहतर देंगे। जी जी। वो खुदा के बंदे कहाँ गुम हो, कहाँ हो? अरे बिलावल साहब, सीएम साहब आकर जिना अस्पताल के अंदर आके आप इमरजेंसी देखो, सिविल अस्पताल के अंदर देखो, कसम अब्बासी शहर अस्पताल का हाल देखो। अब ये न्यू कराची का और लियारी का, मैं दूर दूर की बात क्या करता हूँ, मैं देहात के कई गाँव की बात कर सकता हूँ, कई शहर की बात कर सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए मुनाजरे के लिए चैलेंज हूँ, उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आकर सीएम साहब, बिलावल साहब, आसिफ साहब, बख्तावर, आसवा, XYZ सब आकर जिना अस्पताल के अंदर आकर देखें सूरत क्या है। आप वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर फूल निछावर की जाते हैं, वहाँ पर चूना लगाया जाता है, वहाँ पर देख के इफ्तिताह करके वापस चले जाते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है, अगर देखो ये छापड़ा माफिया ने जिना अस्पताल को तबाह कर दिया है, और जो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं शाहिद रसूल साहब, इन्होंने जिना अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया है। उस मैं कहता हूँ सिमी जमाल बेचारे इंतकाल कर गई, कई गुना इनसे अच्छे, मरने के बाद लोग तारीफ करते हैं, लेकिन वो तारीफ नहीं कर रहा हूँ। काफी एक्टिव खातून, एक एक्टिव थी, सुबह सवेरे कसम खुदा की पूरा अस्पताल का मुआयना करती थी। लेकिन शाहिद रसूल साहब दफ्तर से बाहर निकलते नहीं है, बाहर रेंजर्स के गार्ड बैठे लोगों से मिलने जाते, मिलता ही नहीं उनसे। बाकी जो अस्पताल है NGOs के हवाले, छापड़ा माफियाज के हवाले, सिविल अस्पताल जो है बुखारी साहब वहाँ के MS हैं, जो रुतफाओं के नाम से उस अस्पताल का नाम मनसूब किया गया। लेकिन सिविल अस्पताल जाकर देख, कसम खुदा की हाल बुरा है, बहुत हाल बुरा है। मैं जाकर देखता हूँ, कसम खुदा, आप जाकर देखेंगे, मरीजों को देखेंगे, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड देखिए, मक्खियाँ, मच्छर, गंद, किचरा, इतना बुरा हाल है। लेकिन हमारा महकमा सेहत अदरा पेचो साहिबा, सेक्रेटरी रेहान बलोच साहब ने ऐसे, अच्छा मज़े की बात यह है, सिंध हुकूमत का महकमा सेहत एक सरकारी सेक्रेटरी है, सरकारी सेक्रेटरी के अंदर निजी सिक्योरिटी तैनात है जो लोगों को रोकती है, डॉक्टरों को रोकती है। बस ये बेचारे इंतजार करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरी साहब उनको मिलने को तैयार नहीं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब मिलने को तैयार नहीं, सेक्शन ऑफिसर तमाम तर जो है भत्ता खोर, एक 20 के डॉक्टर जो एक 17 के सेक्शन ऑफिसर के सामने मोहताज बन के इंतजार करती है, मेरा ऑर्डर यहाँ पर यहाँ हुआ है, उससे पैसे लेते हैं। पैसों के अलावा महकमा सेहत में एक टक्के का काम नहीं होता है कोई बगैर पैसों के। इतनी अंधेरे नगरी चौपट राज है। सीएम साहब कभी सेक्रेटरी अगर विजिट करें, मैं कहता सीएम साहब आपके वज़रा दफातर नहीं बैठते हैं, आपके मुशीर दफातर नहीं बैठते हैं, आपके सेक्रेटरी दफातर नहीं, कोई अफसर दफातर बैठता है ना। बस ये सबको पता है। बात जब मुझे, मैं और आप जानते तो मैं क्या जानते हैं, करवाने की वेली नहीं है ना। रो तो किसके सामने रहूं? बिल्कुल ऐसा ही है। आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैं कहता हूँ सीएम साहब आप आकर सेक्रेटरी देखें, दूसरे सेक्रेटरी की सूरत है क्या, सही बात, अस्पतालों की हालत है क्या, इदारों की हालत है क्या। लेकिन कोई बात नहीं, सिंध सबसे आगे। अरे भाई कहाँ आगे, सिंध सबसे पीछे है। आज़ाद साहब वो बिल्कुल बात एक बड़ा अच्छा मिसरा है, मैं किसके हाथों लहू अपना तलाश करूं, हर शख्स ने पहने हुए दस्ताने। तो बात रिमशा साहब यही है कि दावे तो बहुत हैं। अच्छा, ये जो मनफी पहलू हैं, इस तरह की नेगेटिविटी होती है, ये सारे उस अच्छे काम को जो है वो भी ख़राब कर देती है। जो भी सिंध गवर्नमेंट के कुछ अच्छे काम भी होंगे, ये NICVD का काम एक हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट गंबस है, लेकिन ये जो छोटे DHQ सेक्टर के जो मामलात हैं, इमरजेंसी के मामलात हैं, सिविल जिना और इस तरह के, यकीन करें वहाँ पर लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश होते हैं। और उनके पास जब ड्रिप लगाने के लिए ड्रिप नहीं होती, लाइफ सेविंग ड्रग्स मौजूद नहीं होती और पर्ची थमा दी जाती है कि भाई आप ये दवा लेकर आ जाएं, ये लेकर आ जाएं, तो उस वक्त की जो कंडीशन होती है ना, उस वक्त को मैं समझता हूँ वो मरीज़ और उस मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट है वो वही अपना किस्सा बता सकता है, जो दर्द और कर्ब के अंदर वो गुजर रहा होता है। तो खुदारा सिंध हुकूमत को इस बात पर सोचना होगा, यहाँ के मुशीरों को, वज़ीरों को इस बात पर सोचना होगा कि भाई वो जो उनके पॉजिटिव काम है वो नेगेटिविटी की वजह से वो पॉजिटिव काम भी जो है वो पसे पर्दा हो जाता है। आप लोग एक चीज़ पे फोकस करें, जिना सिविल अस्पताल और बाकी अस्पतालों के बड़ों अस्पतालों के आप लोग नाम ले रहे हैं कि क्यों इमरजेंसी में क्यों ख़राब सूरत हाल है, ये वार्ड्स में क्यों इतना रश है, उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि हमारे ये जो असल मसला है जिसकी तरफ मुझे हाईलाइट ज़रूर करना है, देखिए छोटी जगहों के ऊपर क्या है कि हमारे इलाकों के अस्पताल अच्छे नहीं हैं। आप कोरंगी डिस्ट्रिक्ट उठाकर देख लें, आप मलिर डिस्ट्रिक्ट की डिस्पेंसरी और अस्पताल उठाकर देख लें जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं। ये न्यू कराची का रिपोर्ट हुआ, अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हो तो जिना भागना ही ना पड़े, आधे केसेस तो इमरजेंसी के वहीं रिपोर्ट हो जाएँ, आधे मसाइल तो वहीं हल हो जाएँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई सूरत हाल बेहतर होती नहीं, फौरी तौर पर लोग रश कर होते हैं सिविल और जिना। ओ भाई, तो ये मसला यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम नहीं होता। ओ भाई, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, अमला नहीं है, टूटे फोड़ा। कैसे अमला कहाँ से आएगा? आपका जिला DHO लगेगा 50 लाख रुपए 3 माह के लिए, 50 लाख एडवांस। क्या 50 लाख रुपए तैनाती के लिए एडवांस, 50 लाख रुपए 3 माह के बाद में आपको देने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत का बजट आता है क्वार्टर की शिकल हर 3 माह के बाद में, जो लगेगा 50 लाख रुपए एडवांस देगा,
और 3 माह जैसे बजट रिलीज होगा 50 लाख देगा, कितने 1 करोड़ रुपए। अच्छा, आपका अस्पताल का एमएस लगेगा 20 लाख रुपए एडवांस, 20 लाख रुपए 3 माह के बाद में। कैसे निज़ाम ठीक होगा? ये हम लोगों ने, हमारी हुकूमत ने ये अस्पताल मुख्तलिफ इदारे जो है MPS MNS को बांट दिए, तकसीम कर दिए। हमारे वजीर जो सेहत के वजीर अजला पेचो है, लेकिन उमरकोट का मिनिस्टर कौन है, सखर का मिनिस्टर कौन है, हर ज़िले का अपना मिनिस्टर बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। ये अस्पतालों की हालत है। अभी आप कहते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर में जब हमला हुआ था 2007 में यहाँ पर कारसाज मुकाम पर, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिविल अस्पताल गई, जिना अस्पताल गई, वो जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत की। इयादत करने के बाद में उसने फौरी तौर पर कायम अली शाह को कहा, कायम अली शाह उसको तो CM का फैसला नहीं हुआ था, कायम अली शाह ने कहा, कायम अली शाह आप जब वज़ीर आला बनोगे तो कम से कम एक यहाँ पर एक ऐसा इदारा काम करे जो फौरी तौर जो हादसा होता है मरीज़ फौरी तौर वहाँ पहुँचे। इन्होंने बनाया सिविल अस्पताल के अंदर एक ट्रामा सेंटर, एक बड़ा अच्छा इदारा था। मैंने अपने खुद बेटे का ट्रॉमा सेंटर में बड़ी बुरा हाल है। मैंने अपने बच्चे का खुद बाजू का ऑपरेशन करवाया, कसम खुदा की। ऐसा इदारा था, आगा खान, ज़ियाउद्दीन, क्या कहते हैं, लियाकत अली शाह अस्पताल, कोई अस्पताल उसके मदद कोई अस्पताल उसके मदद वाल नहीं थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो ट्रामा सेंटर, उसकी सूरत हाल तमाम तर ख़राब है। बिल्कुल अब क्या करें, किससे कहीं, किससे पूछ क्या करें? मैं तो बार बार कहता हूँ मुराद अली शाह साहब बाहर निकले, मुलाकातों से काम नहीं चलेगा, एहकाम से काम नहीं चले। जैसे मुराद अली शाह CM बने थे उस वक्त भी सरप्राइज विजिट कर रहे थे, सड़कें खुलवा रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन वो मुराद अली शाह वो दिखाई देना मुराद अली शाह। अभी जाकर ट्रामा सेंटर जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था ना 18 अक्टूबर 2007 में, यानी 19 अक्टूबर 2007 में वहाँ गई, वहाँ उन्होंने कहा ये इदारा बनाना है। इदारा बन गया, बिल्कुल अच्छा इदारा, ऐसा इदारा बना, मैं कहता हूँ कसम खुदा की ऐसा कोई इदारा समझ में कहीं है ही नहीं। उसके बाद में उन्होंने कई इदारे बनाए, हैदराबाद बनाए, सेवा ने बनाए, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है। नूरियाबाद बनाया, नूरियाबाद उनका है, FW वालों का, लेकिन अच्छा काम करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि उन इदारों को निगरानी करने के लिए, उन इदारों को मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा महकमा सेहत है, हमारी हुकूमत आगे आए ताकि वो इदारे कारआमद साबित हों आवाम के लिए। लेकिन मैं कहता बार बार ये मोहतरमा का ख्वाब था, किसी और का ख्वाब था, क्या था, ख्वाबों की तहबीर नहीं हो रही है, कौन नहीं कर रहा है। जैसे कायद आज़म के ख्वाब थे, उनकी तहबीर नहीं हो रही है, भुट्टो के ख्वाब थे, उनकी तहबीर नहीं हो रही है, मोहतरमा के ख्वाब थे, उनकी तहबीर नहीं हो रही है, कई हुकूमत के ख्वाब थे, उनकी तहबीर नहीं हो रही है। सब जिंदा है ना, इसलिए ख्वाब में जिंदा है, इसलिए हम जिंदा कर करके मर जाएंगे भाई। अब ट्रामा सेंटर जाएं, जिना अस्पताल जाएं, सिविल जाएं, किसी से जाकर देखें हालत क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल जब तक सेहत की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, जब तक तालीम की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, तीनों वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सिंध में मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, हमारे सिटी का चलना, बाकी हम सिटी शहर कराची की बातें करते हैं। हमारे पास मुकामी हुकूमतें मौजूद हैं। मुकामी हुकूमत को हर माह OZT शेयर, ज़िला एक्स्ट्रा टैक्स शेयर मिलता है। टाउन कमेटीज़ को, यूनियन कमेटीज़ को, यूनियन काउंसिल्स को, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, KMC को, ज़िला काउंसिल को। भाई कहाँ सड़कें बन रही है? सिंध हुकूमत दूर की बात, वफाकी हुकूमत दूर की बात, वफाकी वज़ीर CM से मिला वो दूर की बात। हमारे चेयरमैन साहब OZT शेयर जैसे आता है पैसे निकाले खा जाते हैं, बिल बनते हैं। कोई कराची में सड़क नहीं बन रही है, कोई कराची में सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, हमने इदारे बना दिए, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी बनती है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन इसकी जिम्मेदारी बनती है, महकमा बल्दियात इसकी जिम्मेदारी बनती है। ओ भाई मुकामी नुमाइंदगान हमारे कहाँ, टाउन कमेटी यहाँ कोरंगी का चेयरमैन कहाँ है? हमारे आगे सड़क देखें ना, सड़क क्यों नहीं बनती है? अलग हैं, वैसे कहाँ जा रहे हैं? हुकूमतें अलग हैं, इदारे अलग हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो है। इसी तरह ही है असम्बली के अंदर भी जो मुंतखब नुमाइंदे होकर आते हैं वो भी इस बात पर रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते हैं। और उसके अलावा तवज्जो दिलाओ नोटिस भी हैं। कल भी असम्बली में बहुत सारे तवज्जो दिलाओ नोटिस थे। हैदराबाद में, लतीफ़ाबाद में पानी के मसले बहुत हैं। पानी के साथ जो है वो सीवरेज की लाइनें मुंसलिक हो गई हैं, उनमें पीने का पानी मिलकर वो जो लोगों को मिल रहा है तो बीमारियाँ फैल रही हैं। इस तरह से कोई तवज्जो उस पर नहीं हो रही। और लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है कि वहाँ का जो पंपिंग स्टेशन का निज़ाम है वो बिजली से कम और जनरेटर से ज़्यादा चलता है। तो हमारे पास जो उसकी जो कास्टिंग बजट जो आ रहा है वो ज़्यादा पड़ रहा है। जो बिजली पर चलता है तो उसमें कॉस्ट कम आती है, जो जनरेटर्स पे चलता है उस पर कम आती है, उसमें ज़्यादा आती है, सॉरी। तो उस पर जो है वो तवज्जो दिलाओ नोटिस भी आते हैं। लेकिन शहरों का जो निज़ाम है वो उसकी बड़ी अबतर सूरत हाल है, वो आइसोलेशन में चल रहे हैं हम लोग सारे कि वो सिस्टम चला कौन रहा है और उसकी रेगुलेशन कौन कर रहा है। बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल बजा है कि हमारे जो लोग हैं मेरे ख्याल से वो नीम बेहोशी हैं। जो हमारे बाबू सेक्टर्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो इस बात पर तवज्जो नहीं दे रही और आम आदमी की मिलने तक तो रसाई है ही नहीं किसी की। करप्शन का सिस्टम सही चल रहा है, बाकी कोई सिस्टम सही नहीं चल रहा। मसला ये है जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे वो वही है ना, मुझे ना उठवा दें वो वही है ना करप्शन। हाँ नहीं, ओपन करप्शन है यार। अब तो आज़ाद भी क्या समझ आ रहा है, दिख रहा है, सब नज़र आ रहा है। नहीं, वो तो सिस्टम है, करप्शन नहीं, वो सिस्टम है।
सिस्टम है, करप्शन नहीं है, नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया, अच्छा निकनेम निज़ाम चलाया गया है, इसको बिल्कुल मुतारफ ऐसे। करवाया गया। तो ये टर्म अब आप बांध लें अपने पल्ले से ये चलती रहेगी। बहरहाल थैंक यू सो मच आज़ाद भाई, खुर्शीद भाई, आप दोनों ने वक्त दिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर ये जो डे है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है। और जब हम फ़र्स्ट एड की बात करते हैं तो यकीनन अल्फाज से बिल्कुल वाज़ेह है कि क्या करना है। फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद किसी भी शख्स को किसी भी एमरजेंसी की सिचुएशन में क्या दी जा सकती है। वो हादसा भी हो सकता है, कोई ट्रैफिक हादसा भी हो सकता है, वो घर में लगी जाने वाली आग भी हो सकती है, वो किसी को जो है वो कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा भी पड़ सकता है, किसी के घर में जो है कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए जिसमें ज़ख्मी हो जाएं, या जो है वो बम धमाके में फ़ौरी तौर पर किस तरह से तिब्बी इमदाद दी जाती है। तो यानी जितने भी सिनेरियो हों आपके पास, फ़ौरी तौर किसी को कट लग जाने पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, सांप ने काट लिया है तो क्या करना चाहिए, बिच्छू ने काट लिया तो क्या करना चाहिए। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर मुझे एक दफ़ा याद है कि बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है जब हम समंदर में जाते हैं और जेली फिशेस आई हुई होती हैं, तो वो भी आपकी जो है वो किसी भी जिस्म के अगर हिस्से में चिपक जाएँ तो उसमें भी आपको जो है वो क्रॉनिकल सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो उस वक्त भी आपको क्या करना चाहिए। ये सारी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी के इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ हम कहीं ना कहीं इस दौर से, इस चीज़ से, इस फेज से गुजरते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें फ़ौरी तौर पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, ये आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद होंगे। डॉक्टर सैयद मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप ट्रेनर हैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम लतीफ़ साहब भी जो है वो शामिल गुफ्तगू होंगे, आप ट्रेनिंग मैनेजर हैं और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को आप भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप दोनों का ही शुक्रिया, आप दोनों के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आज के दिन ने हमें चलो ये अहमियत उजागर करने का मौका भी दिया और हम सब लोग ना बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में जानते भी हैं, बहुत सारे के बारे में नहीं जानते कि हमें करना क्या है। तो आज के दिन हम अच्छा मौका मिल गया कि हम उस हवाले से बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद यू सैयद मोहम्मद साहब, बहुत सारे इंसिडेंट्स का मैंने जिक्र किया कि जब ऐसा ऐसा होता है तो क्या करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट एड के बारे में जानना हर शख्स को कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में? पहली बात तो ये है इस इवेंट में यानी सितंबर में जो है ना वर्ल्ड फर्स्ट एड डे बनाया जाता है, पूरी दुनिया में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये लोगों को मेंटली तौर पे उन्हें पता हो कि फ़र्स्ट एड क्या चीज़ है और लोगों को प्रिपेयर करते हैं कि इनके सब कोई भी इंसिडेंट्स हो। जिस तरह आप लोगों ने बहुत सारे जिक्र किए कि किसी भी किस्म का इंसिडेंट, सबसे ख़तरनाक अलमिया ये है कि जब भी कोई इंसान किसी हादसे का शिकार हो जाए, उनको हॉस्पिटल और डॉक्टर तक पहुंचने से पहले या तो वो मौत के मुंह में चले जाता है, या वो माजूर हो जाता है, या वो इतनी लंबे अरसे के लिए बेड पे चले जाता है कि उसका, क्योंकि अननोन बंदा जब किसी भी इंसान को टच करेगा तो उसको वो नुकसान दे सकता है, फ़ायदा नहीं दे सकता। इस वजह से फ़र्स्ट एड, मेरा ये ख्याल है और ये होना चाहिए कि हर घर में 1 से 2 फर्स्ट एडर होने चाहिए कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर कहानी है, अगर हम अपने घरों पे निगाह डालें ना तो आपको ख़तरा मौजूद है और ख़तरा तब्दील होता है हादसे में। कोई भी घर में जब आप देखते हैं कोई भी चीज़ है वो एक ख़तरा तो है, वह हादसे में तब्दील हो जाता है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाए कि ये हमारे घर में ख़तरा है, या रोड में या ऑफिस में या गाड़ी में, ये कभी भी हादसे में तब्दील हो सकता है, तो अगर वो डेंजर रिमूव करेगा तो एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स कभी भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई ईच एवरी हर बंदे को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होने चाहिए। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है, लेकिन अगर वो अवेयर होगा तो इन केस ऑफ द इमरजेंसी वो बहुत सारे काम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है? ये एज चैरिटी कर रहा है, एज वॉलंटरली सर्विस है, इदारों के साथ मुंसलिक हैं, क्या जो है वो खुर्रम इसका मैकेनिज़्म है जो आप लोग अवेयर करते हैं? एक दफ़ा मैं बड़ा मशहूर हूँ आपके टीवी चैनल का कि ख़ासतौर पर जो बहुत ही अहम चीज़ है फ़र्स्ट एड, उसको आप उजागर कर रहे हैं और इसकी नीड को उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये NGO है, ये मैं टोटली कहूँगा कि NGO नहीं है, ये एक एक्सिलरी बॉडी है जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है। जिसकी बुनियाद खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में रखी और जिसका नेशनल हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है और इसके अलावा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूबों में हैं और हमारा जो ताल्लुक़ है वो सिंध प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से है। तो ये ना सिर्फ
ट्रेनिंग पर काम करती है, डिज़ास्टर पर काम करती है, जैसे NDMA के साथ मिलकर काम करना है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, मैन मेड डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स में काम करना, जिसमें फोर्सेस के साथ मिलकर भी काम करना, किसी भी हंगामी सूरत हाल में सपोर्ट फराहम करना। हमारा जो ख़ास तौर पे जो ताल्लुक़ है, जो हम ट्रेनर हैं, किसी भी डिज़ास्टर में सबसे मेन चीज़ होती है प्रिपेयर्डनेस, और प्रिपेयर्डनेस का सबसे अहम एलिमेंट है ट्रेनिंग। तो हमारा जो ख़ास तौर पे काम, हम स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को, बहुत से ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि किसी भी ऐसी हंगामी सूरत हाल में वो एक मौसर किरदार अदा कर सकें। तो आप जिस तरह से आपने उजागर किया कि फ़र्स्ट एड जो है, फ़र्स्ट एड डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि कोई ऐसा शख्स नहीं है, मुझे लगता है कि वो किसी शोबे से मुंसलिक हो और वो कहे कि मुझे इसकी नीड नहीं है। आप घर पे हैं, ऑफिस में हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी ज़रूर लें। तो इस पे हमारा ख़ास तौर पे ना एक सिर्फ हम खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं इसके ट्रेनर भी हैं, और हमारी एक एकेडमी स्टैब्लिश है पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की, सिंध की, जो 1984 से काम कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक है, होम नर्सिंग से मुतालिक, फ़र्स्ट एड, बेसिक एंड एडवांस कोर्सेज़ हैं। मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो ना सिर्फ ऐसा होता है कि हम उसको प्लान कर रहे होते हैं, वो 192 कंट्रीज़ के मुताबिक जो सिलेबस हमारा जो है रेड क्रॉस का, पाकिस्तान इंटरनेशनल रेड क्रॉस, क्योंकि असल में तो रेड क्रॉस जो वो 1859 में 100 यूना से स्टार्ट हुई ना, तो जितने भी ममालिक में जो सिलेबस चल रहा होता है वो यूनिफॉर्म्ड होता है। तो इसलिए इसकी आगाही फराहम, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ होते हैं, कुछ कोर्सेज़ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए कमर्शियल कोर्सेज़ होते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे, फिर इसमें क्लाइमेट चेंज पे हमारा एक जो प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है। तो मखसूस ख़ास तौर पे जैसे आज फ़र्स्ट एड डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में, तो इन चीज़ों को हमने समझा के, और मैं एक दफ़ा फिर मैंने कहा कि मशकूर हूँ कि आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे मल्टीनेशनल के अंदर तो बड़ा रुझान देखा जा रहा है कि ना फ़र्स्ट एड डे पे, या हमने फाइटर्स डे के साथ भी, जो फायर फाइटिंग डे पे भी हमने इस तरह का एक शो किया था जिसमें, तो लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ हर इदारे, स्कूल कॉलेज लेवल की सतह पर ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही जो कि बेसिक ह्यूमन लाइफ स्किल है। तो क्या रेड क्रिसेंट जो है वो इस तरह से भी कोलैबोरेट कर रहा है? जैसे भी कोर्सेज़ का आपने बताया, तो कौन लोग हैं भाई ये जो आके फारग टाइम में फ़र्स्ट एड का कोर्स कर लेंगे? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ तो ये है ही नहीं ना, हम तो प्रायोरिटाइज ही कुछ और चीज़ों को कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि वाहिद पाकिस्तान रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट सोसाइटी है जिन्होंने तकरीबन हम 9 साल से हम डिफरेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी सेंटर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बेस पे हम इस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि जी ऐसा नीड नहीं है हमारे बच्चों को, लेकिन उन्हीं स्कूलों में जब हादसात हुए, उन्हीं इंस्टीट्यूशन में जब हादसात हुए, उन्हीं घरों में जब हादसात हुए, ये फैक्ट्रीज़ में, तब उन्हें पता चला कि हाँ वाकई ये कितना इंपॉर्टेंस है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है वो तो ख़ुद कॉल करते हैं कि भाई हमारे अवाम को या हमारे लेबर को या हमारी मैनेजमेंट को ये ट्रेनिंग करवा लें, और जिनको नहीं है हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, जिनका डॉक्टर, मैं, हमारे बहुत सारे ट्रेनर जाते हैं, हमारा मार्केटिंग मैनेजर जो हैं वो जाते हैं, उनको बाकायदा बताते हैं कि भाई आप इन बच्चों को ये ट्रेनिंग करवा लें, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने तकरीबन समझो 8 से 10 हज़ार स्कूलों में हमने 9, 10 मैट्रिक एंड 6 और 7, 15 साल से जो भी बच्चा बड़ा है या 15 साल का है, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है। वो ट्रेंड हैं, उनको हमने कहेंगे। अभी सबसे बड़ा जो मैं आपको अलमिया बताऊँ, कराची यूनिवर्सिटी में जापनीज़ पे या चाइनीज़ थे जिन पे अटैक हुआ, चाइनीज़ पर, उसका एक जो बंदा है जो बचाया गया था उस दौरान, वो हमारा एक पार्टिसिपेंट ही था जी जी, जिसने हमसे ट्रेनिंग ली, और वो कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा था, उसने वहाँ पे एफर्ट किया और उसकी ज़िंदगी बचा ली। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने ट्रेनिंग नहीं कराई है, और अभी मुसलसल चल भी रहा है। अच्छा, ये 1 डे ट्रेनिंग होती है या इसमें ज़्यादा टाइम लगता है? वेरी क्विकली फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन भी बताइएगा, लेकिन क्या 1 डे ट्रेनिंग होती है? देखिए, ये ट्रेनिंग है, बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, एडवांस फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग विद फर्स्ट एड है। 1 दिन का भी है, 2 दिन का भी है, 3 दिन का भी है, 5 दिन का भी है। यानी इतना ज़्यादा अरसा नहीं आपको लगता? आप छोटे से अरसे में बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जो कि ज़िंदगियां बचाने में काम आता है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रही थी। मैं यहाँ पे वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद आएंगे, कुछ लाइव जो है वो डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगी कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। फ्री कोर्स यहीं पर बैठ के कर लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है कि आपने किसी भी शख्स को हंगामी सूरत हाल में
कैसे फर्स्ट एड देनी है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा कुछ टिप्स भी हमें बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि जो है वो यकीनन हमें भी सीखने का मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगियों के अंदर। तो मुझे 3 तरह के मॉडल्स भी नज़र आ रहे हैं। जी जी। तो ये किस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक बच्चे का भी, एक न्यूबॉर्न जी, का हमारे भी? पास 3 तरह के मैनिकेन्स है, जिसमें एक एडल्ट है, एक न्यूबॉर्न बेबी है और एक चाइल्ड है। ये 2 सूरतें हैं। ये तीनों का एक प्रोसीजर है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर चॉकिंग हो जाए तो चॉकिंग में उसके न्यूबॉर्न बेबी को कैसे रिलीज़ करेंगे और चाइल्ड को कैसे करेंगे और एडल्ट को कैसे करेंगे। और दूसरा, अगर अचानक इनका दिल और सांस बंद हो जाए, सही है, क्योंकि डॉक्टर और स्टाफ तो मौजूद नहीं है, वो एक चौकीदार, एक मदर, एक फादर, एक सिस्टर, कोई भी फैमिली मेम्बर है, वो सीपीआर बासानी कर सकता है अगर उसे नॉलेज होगी। अच्छा, तो इन तीनों का सीपीआर अलग है कि सही बच्चे है। का कैसे होगा, बड़े का कैसे होगा। इसी के लिहाज से मैं बड़े का परफॉर्मिंग दिखाऊंगा कि अगर एक बंदा बेहोश है और नो ब्रीदिंग नो पल्स है, ना उसका दिल है ना सांस है और वो कैजुअलिटी है, तो मैं खुरम लतीफ़ सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीपीआर को कैसे, एडल्ट सीपीआर कैसे करते हैं, एक दफ़ा डेमो करते मैं हैं। इस पे शुरू करने से पहले एक चीज़ खास तौर पर बताऊंगा कि फर्स्ट एड में सीपीआर बीइंग अ फर्स्ट एड, क्योंकि फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट असिस्टेंस टू सेव लाइफ बिफोर अराइवल ऑफ एम्बुलेंस एंड ऑल। इसमें आपने 3 रोल याद रखने हैं। फर्स्ट एडर के 3 रोल इंटरनेशनली होते हैं। एक, प्रिजर्व लाइफ, ज़िंदगी की हिफाजत, जिसमें उसकी अपनी हिफाजत है, वो जिसकी हेल्प करने जा रहा है उसकी हिफाजत है। इसके अलावा है प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर हार्म, किसी भी नुकसान या ख़तरे को मज़ीद ना बढ़ने दे, ये फर्स्ट एड का रोल है। उसके बाद है प्रोमोट रिकवरी, जिसमें अगर वो कॉन्शियस पेशेंट है तो उसको वो रीश्योर भी कर रहा होगा, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी दे रहा होगा, ताकि इस चीज़ में हेल्प। 3 रोल याद रखना है, 3 P जिसे हम कहते हैं, तो इनको याद रखना है। अभी मैं आपको एक परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि एक शख्स है जो अनकॉन्शियस है, वैसे बेहोश है, तो हमें उसकी हेल्प कैसे करनी है, किन स्टेप से गुजरना है और कहाँ डिसाइड करना है कि वो सिर्फ बेहोश है या उसका दिल बंद है। सही। तो कौन सी निशानियाँ हैं जो आपको बताएंगी? ज़रूर बताएं। मैं करने से पहले वाजे कर दूं कि ऐसा शख्स जो सिर्फ बेहोश है और सांस ले रहा है, तो हम उसको कभी भी सुपाइन पोजीशन, सीधा नहीं लेटा रहने देते, उसको हमेशा करवट में रखते हैं ताकि उसकी ज़बान उसके सांस के रास्ते को बंद ना करे और मुंह से कोई भी स्लाइवेशन है तो वो बाहर हो, उसको एस्पायरेट ना करे। ठीक। अगर वो शख्स बेहोश के साथ सांस नहीं ले रहा तो 2 साइन खास तौर पे, नो ब्रीदिंग नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स नो ब्रीदिंग। और अगर पल्स चेक करना आपको आती है तो आप कैरोटिड पल्स चेक करें। अगर पल्स और ब्रीदिंग नहीं है तो आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको डिले नहीं करना। तो इसके में कुछ स्टेप हैं जिसे मैं करके दिखाऊंगा, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने डेंजर चेक करना होता है, ऊपर नीचे 360 का जायज़ा लेना है, कोई पोटेंशियल हैज़र्ड्स तो नहीं है, कोई ओपन वायर तो नहीं है, कोई अपनी सेंसेस को ऑन करना है आपने। सीन सेफ। उसके बाद जब आप अप्रोच करते हैं विक्टिम को तो कोशिश करें पहले दूर से आवाज़ दें, हेलो, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेयर मी। ये रिस्पांस का आपने देखना है वो अलर्ट है या नहीं। अगर कोई रिस्पांस नहीं है और आप उस शख्स का नाम जानते हैं तो आप नाम से पुकारें। अगर वो नाम से आपको जवाब दे रहा है या मूवमेंट आ रही है तो वर्बल स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर आप इस तरह बैठेंगे कि आपके जो घुटने हैं वो अलाइन हो उसके शोल्डर के साथ। और रिस्पॉन्स चेक करने के लिए टैप एंड शाउट किया जाता है। आप उसके कान के करीब आएंगे, हेलो, मैं हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। टैप एंड शाउट आपने किया, आपने देखा कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसा कोई ऐसे गार्ड नहीं, तो आप कोशिश करेंगे फ़ौरन पास किसी खड़े शख्स को जिसको आप जानते हैं उसका नाम लेकर के आप फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल करें। इस स्टेप को भूलना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ मदद करते हैं और वक्त डिले हो, आप एम्बुलेंस को ज़रूर कॉल करें। हाँ, भूल रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि वो बेहोश तो है, अब आपने देखना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं। आप ओपन एयरवे करते हैं, याद रखिएगा कि इसमें मैंने आपसे कहा कि DRABC होता है, डॉक्टर ABC, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। तो इसमें आपने देखना है सर्वाइकल को आपने जेहन में रखना है। अगर कोई इंजरी है तो ज़्यादा इसको मूव नहीं करना आपने। एयरवे को आप देखते हुए चेस्ट पर उसकी नज़र करें, चेस्ट राइज एंड फॉल देखें फॉर 10 सेकेंड। 1,1000, 2,1000, 3,1000, 4,1000, 5,1000, 6,1000, 7,1000, 8,1000, 9,1000, 10,1000। इन 10 सेकंड्स मैंने देखा कि चेस्ट राइज एंड फॉल हो रहा है, मुझे कोई एयर फील तो नहीं हो रही, पल्स मुझे फील हो रही है या नहीं। इस दौरान मैंने देखा कि मुझे अगर ब्रीदिंग फील हो रही है, 10 सेकंड में पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, तो फिर मरीज़ को रिकवरी पोजीशन में होना चाहिए, चाहे लेफ़्ट या राइट, ताकि मुंह से कोई भी सलाइवा वो बह रहा है। लेकिन अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा तो ही इज़ इन कार्डिक अरेस्ट। सूरत में क्या करना है आपने, सेंटर ऑफ द चेस्ट अपने हाथ को जो पावर हैंड है वो सामने रखा जाएगा, दूसरा हाथ उसके ऊपर होगा, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे आप। और अब आपने क्या करना है कि सेंटर ऑफ द चेस्ट अपने हील ऑफ हैंड को प्लेस करना है। आपने प्लेस किया, प्रेस करते हुए दूसरा हाथ उसके ऊपर है और आप इस तरह से हों कि आपके बाजू में ये खम ना आए, स्ट्रेट हों।
ठीक है। अब आप जब प्रेस करेंगे तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल गाइडलाइंस जो कहती हैं 100 to 120 पर मिनट आपकी स्पीड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी दफ़ा करेंगे? इसका जो रेशियो है वो कहते हैं कि अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीथ देना चाहते हैं और आपके पास कोई बैरियर है या वैसी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में ऐसी अमराज हैं जो ट्रांसफ़र हो सकती है, कोविड के बाद से ख़ास तौर पे गाइडलाइन है, तो कहते हैं सिर्फ आप कंप्रेशन दें 100 to 120 पर मिनट, यही स्पीड रखें और 2 मिनट के बाद पार्टनर स्विच कर लें। लेकिन अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीथ देना चाहते हैं तो फिर 30 कंप्रेशन दें और 2 रेस्क्यू ब्रीथ दें। रेस्क्यू ब्रीथ देने का तरीकाकार ये होता है कि हेड टिल चिन लिफ्ट किया जाता है और नोज़ को पिंच करके 2 ब्रीथ दी जाती है। ठीक। तो ये रेशियो है 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। अब इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आप एडल्ट में CPR कर रहे हैं तो जो डेप्थ होती है उसका ख्याल रखना है कि कितनी डेप्थ भी होना चाहिए। तो कहते हैं कि 5 to 6 सेंटीमीटर यानी कि 2 to 2.5 इंचज़ तक डेप्थ रखी जाती है। सही। तो इस दौरान आप टीम का भी इस्तेमाल करें और साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो आप हॉस्पिटल की तरफ फ़ौरन से जल्द move बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बच्चों के साथ, बच्चों में अगर सांस रुकने का मामला हो जाए, चोकिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर साहब? इसमें 3 बातें। अगर न्यू बॉर्न बेबी है फॉर एग्जांपल, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं। न्यू बॉर्न बेबी एडल्ट में अगर चॉकिंग होगी और चाइल्ड में होगी तो वो फ़ौरन हाथ यहाँ लेके जाएंगे। जब वो यहाँ हाथ लेके जाएंगे तो ना वो बोल सकेगा, ना वो सांस ले सकेगा, ना वो खा सकेगा। एडल्ट और चाइल्ड, ये हाथ जहाँ दर्द होता है हाथ वहीं जाता है। तो अगर एक शख्स का हाथ यहाँ है और बुरी हालत हो रही है, लाल पीला हो रहा है, तो आप फ़ौरन उनसे 4 सवाल पूछेंगे। आर यू चोकिंग, आर यू ब्रीदिंग, आर यू टॉकिंग और आर यू कफिंग। इस पे अगर इसने पहले भी यूँ और बाकी सब पे यूँ कि इसका मतलब है कम्प्लीटली चॉक। तो एडल्ट और चाइल्ड का चॉकिंग अलग है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो न्यूबॉर्न बेबी यहाँ हाथ नहीं रखेगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन है। ये क्या करेगा, ये यूँ यूँ तड़पेगा, आवाज़ उसके नहीं निकलेंगे। दैट मीन्स न्यूबॉर्न बेबी चॉकिंग है। याद रखिएगा, न्यूबॉर्न बेबी अपना हैड होल्ड नहीं कर सकता। हाँ। ये देखिए नीचे जाता है। आपने क्या करना है, 2 फिंगर इसके चिन के नीचे न करें, क्योंकि अगर इसका चिन नीचे है तो इसके ज़बान ने इसके सांस के नाले को बंद किया है। आप कितना ही मारे उसकी चॉकिंग नहीं निकलेगी। आपने क्या करना है, 2 फिंगर से इनको ऊपर करना है, आप किया, एंड देन कमर के बैक साइड पे हाथ की ये वाली जगह 1 2 3 4 5 दफ़ा मारना है। याद रखें, ऐसे कभी ना मारें, ऐसे मारेंगे तो चॉकिंग अंदर जाएगी। कमर की तरफ आप मार रहे हैं? कमर पे मारेंगे और हाथ की, जब आप कमर पे मारते हैं हाथ की ये जगह, ये जब आप लेंगे तो आपने यूं मारना है। ये आपने 5 मरतबा मारा, इसकी चोकिंग ये ऊपर रखा है। अगर चोकिंग रिलीज नहीं हुई तो एक और मेथड है, आप फ़ौरन बेबी को पलटा दें। जब आप पलटाएंगे तो क्या बेबी का सर उठाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि बेबी का हेड पहले से है। एंड देन 2 फिंगर से डायरेक्ट उसके चेस्ट पे रखना है। स्टार्ट 1 2। अब देखें कि इसकी आवाज़ कितनी तेज़ी से आ रही है। आपने जिससे प्रेस किया 1 2 3 4 5, 1 से निकल जाएगा, 2 से 5 तक इनकी अच्छा, चोकिंग हो जाएगी। इसमें इस पोजीशन में तो ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर दूध की वजह से हो गया है, किसी वजह, क्योंकि उमूमन हमारे इस वजह से भी होता है ना, फीडर्स हैं या उस तरह, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि और ही उमूमन कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ कि सर में चला जाएगा या जो है वो उल्टा बेबी हो जाता है। तो ऐसे कभी नहीं होगा। पहली बात है, ये चोक कैसे होगा, ये इसकी सबसे बड़ी जो ख़वातीन की गलती है। एक तो ये है कि कुछ लोग हाथों में मोतियाँ और कलाई में मोती डाल लेते हैं। ये बच्चे जब खिलाते हैं तो वो भी उसके सांस के नाले को ब्लॉक कर सकता है, चॉकिंग हो सकती है। दूसरा, अक्सर माएँ कहते हैं मुन्ने जो 5 साल का बच्चा है उसको कहते हैं काके का ख्याल करना। मुन्ना पहले ही चने खा रहा है, वो चना उठा के उसको न्यूबॉर्न बेबी के मुंह में डाल देता है। माँ जब पलट के देखती है तो उसकी चॉकिंग हो चुकी होती है, या दूध की वजह से कि जब ये माँ फीड करा रही होती है तो अक्सर हमारी पाकिस्तानी माएँ हिल रही होती है। तो जब हिल रही होती है तो नाक उनके साथ टच होता है एंड देन उसको एकदम जो है ना चॉकिंग हो जाती है। तो ये कहीं नहीं जाता, ये सीधा बाहर आएगा, क्योंकि जब आप चेस्ट प्रेस करते हैं तो मुंह से फ़ौरन उसके वो जो भी चीज़ें वो फ़ौरन बाहर आ जाएगी। बच्चे अमूमन क्या करते हैं, सिक्के डाल लेते हैं। हाँ, वो जो वो है बच्चा, ये बच्चा कहलाता है, जो टॉडलर्स होते हैं, एग्जैक्टली, जो चलना भी, तो उनके में क्या करना है, सिक्का खा लिया, उसके ऊपर अगर मैं आपको बुरी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, आप आगे आ सकते हैं, ये वायर निकालें, आप आ सकेंगे। जी, इसमें ये जो बच्चा है ये वाला, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान रखिएगा, अगर ये बच्चा है इसको चॉकिंग हुई तो आपने क्या किया, ये बच्चा खुद ब खुद हाथ यहाँ रखेगा। आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 दफ़ा मारना है। अगर 5 दफ़ा से नहीं निकला तो इसका चेस्ट कंप्रेस करना है, सीने पे हाथ रखे, 1 2 3 4 5
फायर तो इससे ही निकल जाएगा, बैक ब्लो से। अगर बैक ब्लो से नहीं निकला तो चेस्ट थ्रस्ट देना है, 1 2 3 4 5। ये जो 6-8 माह साल भर के बच्चे होते हैं उनके साथ आपने यही प्रोसीजर उनके साथ ये करना है। और जो बच्चा है 3 साल से लेकर 10-11 साल सही, तक उसके साथ ये करना है। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, पैदाइश से लेकर 1 मंथ टू 1 ईयर इन्फेंट कहलाता है। तो वो जो प्रोटोकॉल है 5 बैक ब्लोज 5 चेस्ट कंप्रेशन जो है वो इन्फेंट के लिए है। और फिर 1 ईयर टू 3 ईयर टोडलर होता है, तो उसमें आप ये प्रोटोकॉल कर सकते हैं। फिर टोडलर टू प्री स्कूल, स्कूल एज, और वो जो CPR बताया वो एडल्ट के लिए मोर देन 12 ईयर्स। तो आपने जब बीच में सवाल किया कि आप जब बच्चे को एस्पारेट हो जाए, असल में कोई भी लिक्विड वो एस्पारेट होता है, वो चॉकिंग क्रिएट नहीं करता। उसके लिए ख़ास तौर पे उसकी फिर पोजीशन मेंटेन करें, क्योंकि ये तो कोई हार्ड चीज़ है जिसने उसके एयरवे को ब्लॉक किया है, तो उसमें ये प्रोसीजर करें। और अगर कोई चीज़ एस्पारेट हो गई तो उसको आप टेल करें, एक तरफ आप रखें उसको स्पाइनल उस पोजीशन। बच्चों में ना अमूमन ब्लू हो जाते हैं बच्चे जब सांस रोक लेते हैं ना, और चीज़ें फंसा लेते हैं, तो उसमें क्या करना है समझ नहीं आता। आप हॉस्पिटल भी भाग रहे होते हैं लेकिन टाइम कम होता है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हाथ पाँव अलग फूल जाते हैं। एक चीज़ होती है कि कुछ बच्चे हैबिचुअल होते हैं, हाँ। वो रोते रोते अपना सांस रोक देते हैं। ये फैमिली इतनी पेशेंट हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बच्चा गया नहीं होता कॉम्प्लिकेशन में, ये खुद भेज देते हैं। हाँ। कुछ बच्चे अगर रोते रोते अपना सांस रोक दे, बेलूश हो जाए, परेशान ना हो, थोड़ी देर के बाद वो जो है ना खुद ब खुद सांस ले लेंगे। लेकिन अगर उसको चॉकिंग है तो चॉकिंग में पोजीशन मैंने बता दिया। बच्चा अगर है तो वो हाथ यहाँ रखेगा, न्यू बर्बन है, और अगर एस्पिरेशन है तो उससे उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। उसके सिर्फ करवट के बल लेटा दे कि अगर उसका एस्पिरेशन है बाहर निकले, वो डायरेक्ट सांस के नाली में मस्जिद में आ जाए। सही, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सिनेरियोज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करेंगे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग में कैसे रिस्पॉन्स करना है और जो है उसमें फर्स्ट एड कैसे दी जा सकती है। कोई भी इंसिडेंट हो जाए, चाहे वो आप देखें तो कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, घर में कोई वाकया पेश हो जाए या किसी को गोली लग जाए, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? देखिए, 2 तरह की ब्लीडिंग होती है, एक माइनर ब्लीडिंग और एक मेजर ब्लीडिंग। माइनर ब्लीडिंग तो इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन मेजर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ख़तरा है। बंदा शॉक में जा सकता है और शॉक में जाने के बाद बंदे का वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा गलत काम करते हैं वो क्या करते हैं कि टाइट टॉर्निकेट लगा देते हैं। अगर यहाँ से मेरी बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से टाइट बांध देते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक मामला है। टाइट किसी सूरत में नहीं बांधना चाहिए। अगर उन्होंने टाइट बांध लिया तो ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं जाएगी। तो जब ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं जाएगी तो ये डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और डॉक्टर के पास जाने के साथ ही डॉक्टर पहले फुर्सत में हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइजन उस तरफ जाएगा। सही। करना क्या है कि अगर मेजर ब्लीडिंग है, बहुत आसान तरीका है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। सबसे पहले प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। आप ग्लव्स पहने, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप प्लास्टिक की थैली पहन लें। वो पहनने के साथ सबसे पहले आप प्रेशर डालें। कोई भी कपड़ा लेके आपने प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के बाद वेट करें कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसी पार्ट को एलिवेट कर दो। अप्लाई प्रेशर, देन एलिवेट पार्ट ऑफ द बॉडी, उस हिस्से को ऊपर उठाइए। पहले उससे ब्लड बनेंगे, जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है जब आप ऊपर करेंगे तो प्रेशर कम होगा। उसके बाद भी अगर ब्लड हो रहा है तो एक और बैंडेज डाल दे। फिर भी अगर खून निकल रहा है तो एक और बैंडेज, यानी 4 स्टेप लेना है। अप्लाई प्रेशर, एलिवेट पार्ट ऑफ द बॉडी, अप्लाई बैंडेज एंड अप्लाई बैंडेज। किसी सूरत में ब्लड नहीं निकलेगा और ब्लड उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा। अगर वही अगेन ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो बंदा कभी भी किडनी फेलियर में जा सकता है, शॉक में सर में अगर चोट लग जाए तो भी यही प्रोसीजर। हाँ जी, सर में ऐसा ना हो कि ऊपर ही लटका दे। प्रॉब्लम ये कि ये सर में कर लें उसको। एग्जैक्ट नहीं, सर में अगर है तो एज इट इज़ वो तो है ही ऊपर। हाँ। लेकिन पार्ट ऑफ वो तो ऊपर है। आपने प्रेशर अप्लाई करना है और प्रेशर अप्लाई के बाद आपने उस पर बैंडेज करना है। किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं होगी फ़ौरन, बजाय इससे कि उसके बाल काट दो, उसके ऊपर। नो नो नो, डजंट मैटर। आपने क्या किया है वो तो वैसे ही आप है। जो पार्ट लोअर है उसको ऊपर उठाना है, जो ऑलरेडी ऊपर है उसको तो ऊपर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने उस पर बैंडेज रखा, कोई भी चीज़ रखी और उसके ऊपर एक बैंडेज अप्लाई की, यानी अप्लाई प्रेशर एंड देन बैंडेज, इंशाल्लाह ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इस पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑलरेडी बड़ा अच्छा उसको डिस्क्राइब कर दिया कि फ़र्स्ट एड आप जब ज़ख़म की बात कर रहे हैं तो ज़ख़म आपको पता होना चाहिए कि ये खुला ज़ख़म है या बंद ज़ख़म है। बंद ज़ख़म में ब्लीडिंग जो होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है, इंटरनल, वो भी हैमरेज है, और जो एक्सटर्नल होती है वो भी हैमरेज है। दोनों में शॉक होता है।
जिसमें आपके वाइटल ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलता। पोजीशन बड़ी मैटर करती है और ख़ास तौर पे ऐसे एक्सीडेंटल केस में सर्वाइकल इंजरी के लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो वूंड अगर ओपन है तो हम लोग नेमोनिक यूज़ करते हैं अपने ट्रेनिंग में भी। 4 C's हम कहते हैं ख़ास तौर पे। कंट्रोल, जिसका पहला पार्ट कंट्रोल है, फिर क्लीन है, कवर है, क्लोज है। और अगर बंद जख्म है जैसे मोच आ जाना या किसी चीज़, तो उसमें राइस का नेमोनिक यूज़ करते हैं, जिसमें रेस्ट होता है, आइसिंग की जाती है, कंप्रेस और फिर बॉडी एलिवेट किया जाता है। तो ये जो है ताकि आसान तरीके से आप बर वक्त उसकी जान बचा बिल्कुल ऐसे ही हमने भी बहुत सारी यहाँ पे टिप्स आप लोगों से सीखी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। और बहुत जो है कारामद चीज़ें हैं, क्योंकि ज़िंदगी में किसी के भी साथ कब कौन सा वाक़या, हादसा और सानिया पेश आ जाए हमें नहीं पता होता। तो हम किसी की भी मदद करें, और आज हमने शो का आगाज़ भी यहीं से किया था। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, तो आप देखें कि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद भी सवाल से कुछ बात करेंगे आप। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है इंटरनेशनल फ़र्स्ट एड डे के हवाले से, और इस वक्त हमारे पास जो है वो रेस्क्यू 1112 के जो मेंबर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी शामिल है, गुफ्तगू होंगे। शो का हिस्सा होंगे। आयशा हमारे साथ हैं और रेहाना यास्मीन भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ख़वातीन रेस्क्यू 1112 में जो है वो कमी नज़र आती हैं, तो आप लोगों को देख के तो बड़ा इंस्पायरिंग और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। कैसे आना हुआ रेस्क्यू सर्विस में और किस किस तरह की सर्विसेज देती हैं? स्टार्टिंग विद यू रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदू किया। अच्छा, रेस्क्यू 1112 के हवाले से मैं बताती चलूँ कि इसको आईवी सिंध के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है, और 2 साल से ये सर्विस सिंध में पूरे सिंध में काम कर रही है। और इसके अंदर जो है अगर आप देखें मेडिकल सर्विस हैं, तो मेडिकल सर्विस के लिए हमारे पास पैरामेडिक हैं, एम्बुलेंस स्टाफ और एडवांस इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं हमारी एम्बुलेंस में। इसके अलावा जो हमारी दूसरी सर्विस है वो फायर की सर्विस है। खुदा न खासा कोई फायर की कोई इमरजेंसी होती तो फायर टेंडर और हमारे पास फायर फाइटर की टीम भी अवेलेबल है। तीसरी सर्विस जो हम दे रहे हैं वो वाटर रेस्क्यू की है। कोई भी खुदा न खासा कोई भी वाटर का कोई इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कराची में आजकल जैसे आप ड्राउनिंग के केसेस हो रहे हैं, कोई फ्लड की सिचुएशन हो जाती है, तो इसके लिए हमारे पास डाइवर्स होते हैं और वाटर रेस्क्यू की स्पेशल व्हीकल मूव होती है। इसके अलावा 4th कंपोनेंट हमारे पास है डिज़ास्टर का। कोई खुदा ना खासा कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है या कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक ख़ास इसकी स्पेशलाइज्ड टीम होती है, डर्ट रेस्क्यू जिसको कहते हैं, और उसके साथ हमारी स्पेशल व्हीकल है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है उसका सारा इक्विपमेंट, और वो टीम जो है मूव करती है। ज़बरदस्त। तो ख़वातीन मेनली किस जो है टीम में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं? देखें, फ़ीमेल्स जो है अब हर एक में करिए। आपने देखा होगा मेडिकल बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें आप शुरू से देखेंगे फ़ीमेल का रुझान मेडिकल की तरफ ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे फायर फाइटर भी फीमेल्स काफ़ी सारी आई हुई हैं और डाइवर्स भी हैं। ज़बरदस्त। तो आयशा, स्टार्टिंग विद यू, कि रेस्क्यू सर्विस में जब हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों में किस किस तरह से रिस्पॉन्ड करने, जैसे भी हम बात करते हैं चोकिंग के हवाले से भी हमने देखा, CPR किस तरह से दिया जाता है। सबसे ज़्यादा रेस्क्यू 1112 को मैंने देखा है एक्टिवली उनका एक तो जो है वो जलने के वाक़यात में, डूबने के वाक़यात में बहुत ज़्यादा रोल हमें कराची में नज़र आ रहा है। तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं आप लोग फौरी तौर पर ऐसे लोगों को? देखें, जब कोई शख्स अगर डूब गया है, पानी भर गया है जिसमें, अब क्या करें उसके साथ? अच्छा, देखिए, जब भी ड्राउनिंग के केसेस आते हैं, और आपको हमें तो ये लगता था, लोगों को, आम लोगों को लगता है कि मोस्टली ये इंटीरियर सिंध में ये वाक़यात रुनुमा होते हैं, लेकिन कराची में भी ड्राउनिंग की काफ़ी सारी इमरजेंसीज आ जाती हैं। जैसे बच्चे गटर में गिर जाते हैं या फिर कुएँ हैं कराची में जगह जगह, तो उधर भी इमरजेंसीज आ जाती हैं। तो फौरी तौर पे अगर हमारी सबसे पहली कोशिश तो यही होती है कि हम उनको फ़ौरन से वहाँ से इवैक्यूएट करें और इसके बाद उनको CPR दें। आपको पता है कि CPR जो है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन जो है, उसको देने के बाद हम जो है किसी की भी जान जो है बर वक्त बचा सकते हैं। तो जब भी ड्राउनिंग का केस आता है उसमें जो मेन एडवांस लाइफ सपोर्ट होती है वो CPR होती है। ठीक। और किस किस तरह की सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं? आग लगने का अगर कोई वाकया पेश आ जाए और बेहोशी की हालत में कोई, उसको भी उस वक्त CPR देंगे? अच्छा, CPR जो हम कह रहे हैं ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जैसे खुदा ना खासा कोई जलने का वाकया हो गया या किसी का खून निकल रहा है, पहले तो आप उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। अगर वो चीज़ वर्स हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है, उसकी पल्स भी ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम CPR कर रहे होते हैं। अगर ड्राउनिंग का भी केस है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो फिर हम देखेंगे इसको क्या फर्स्ट एड देना है। लेकिन वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो गया, उसका सांस का अमल रुक गया, तो CPR स्टार्ट करना है। तो आखिर में आप देख रहे होंगे, आखिर में आपकी दिल की धड़कन ही बंद हो रही थी और सांस का अमल ही रुक रहा होता है। तो हर चीज़ में जाकर ना आपका CPR हो रहा होता है।
इस वक्त अगर हम देखें ना, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि CPR जो है ना, हर एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर को पता होना चाहिए। जैसे कि आज के डे की हवाले से देखिए, जो इब्तदाई जो हम दे रहे हैं, फर्स्ट एड का जो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मकसद ही ये है कि यानी कि कोई भी शख्स, किस हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है, तो कोई भी जो उसको पहला शख्स मिल रहा है ना, उसको पता होना चाहिए कि उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या देनी आप भी है। जल्दी से कुछ बता दें हमें कि किस तरह से जो है ना रिस्पॉन्ड करना है बच्चों के साथ और एडल्ट्स के साथ खास तौर पे। अच्छा, CPR के लिए मैं बताती Demonstration चलूं, बताएं। ठीक है। CPR के लिए हम ये करते हैं कि ठीक सबसे है। पहले जब भी आप किसी भी तरह किसी की भी मदद करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की हेल्प है या किसी भी तरह की मदद के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सीन को असेस करना है। जब आप सीन को असेस कर लेंगे, सीन के लिए इसमें आपने पहले अपनी सेफ्टी देखनी है और फिर विक्टिम की सेफ्टी देखनी है। जब आप सीन को सिक्योर कर लेंगे, आप उसके पास जाएंगे जो शख्स आपके सामने बेहोश हुआ है। तो मैं डेमो करके दिखा देती हूँ। अगर ये शख्स समझे मेरी आंखों के सामने ये कोलैप्स हो गया, सडन कार्डिक अरेस्ट में चला गया है, तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि कार्डिक अरेस्ट हम कह किसको रहे हैं। कार्डिक अरेस्ट में एक्चुअली होता ये है कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है और सांस का अमल रुक जाता है। तो 3 चीज़ों के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि विक्टिम आपको रिस्पांस नहीं देगा, ना उसकी सांस चल रही होगी और ना ही उसकी नब्ज़ चल रही होगी। अब एक ले पर्सन को शायद पल्स ना चेक कर पाए, तो एक प्रोफेशनल जिसने ट्रेनिंग ली होगी उसको हम कहते हैं पल्स चेक कर लें। बाकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जो भी किसी को शख्स बेहोश मिल रहा है, उसकी सांस नहीं चल रही, उसने CPR स्टार्ट करना है। तो पहले तो आपने सीन को असेस कर लिया, उसके बाद आप चेक करेंगे उसका रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए हम करते हैं विक्टिम के शोल्डर को टैप। तो मैं अब शोल्डर टैप करूँगी। हेलो, आर यू ओके? भाई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अगर विक्टिम ने आपको रिस्पांस दिया तो देखिए वो क्यों बेहोश होकर गिरा है। अगर उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया तो आपके इमरजेंसी वाले रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाने चाहिए। तो फ़ौरन से आपने जो अगला स्टेप करना है, अगर आप पल्स चेक कर सकते हैं तो आप अपनी दोनों फिंगर कैरोटिड पल्स पर रखें। कैरोटिड पल्स को चेक करने के लिए ये है कि आप सांस की नाली ट्रैकिया पे अपनी 2 फिंगर रखें, उसके बाद स्लाइटली अपनी वाली साइड पर 2 इंचेस अवे ग्रूव पे आ जाए, यहाँ पे आपको पल्स फील होगी। अगर आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपसे पल्स चेक नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, सिर्फ बंदा बेहोश है और उसका सांस का अमल रुक गया है, यानी कि सीना जो है, उसका चेस्ट जो है वो फॉल एंड रेस नहीं हो रहा, दैट मीन के ब्रीदिंग एब्सेंट है। तो फ़ौरन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये विक्टिम कार्डिक अरेस्ट में चला गया है। तो इसके चेन ऑफ सर्वाइवल के कुछ लिंक है। पहले तो आप उस इमरजेंसी को रिकॉग्नाइज करें सेकंडों के अंदर, और उसके फ़ौरन बाद आपने इमरजेंसी नंबर डायल करना है 1122। रेस्क्यू 1122 का नंबर डायल करने के फ़ौरन बाद आपने CPR स्टार्ट कर देना है। और CPR को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई मेडिकल गैजेट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपने 2 हाथ दरकार हैं। आपके हाथ किसी की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। अब CPR को करने के लिए अगर आप कोई टेक्निक सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाई क्वालिटी CPR कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 4-5 चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे कि आपने हाथों की पोजीशन रखनी कहाँ पर है। तो हमारा हार्ट जो है, हमने जो कंप्रेस करना है, सीने सेंटर ऑफ द चेस्ट को कंप्रेस करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से एक निप्पल लाइन लगाएंगे, सांस की नाली से एक लाइन लगाएंगे। दोनों लाइनें जहाँ पे मर्ज हो रही हैं, ये आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट बन रहा है। तो जो आपका डोमिनेंट हैंड है, उसकी हील को हम रखेंगे सेंटर ऑफ द चेस्ट पर, सेकंड हाथ हम रखेंगे उसके ऊपर, उंगलियों को आपस में मिला लेंगे। ये हो गई हैंड की पोजीशन। अब आपने क्या करना है, ये जो मेरे शोल्डर है, ये मैं बिल्कुल हाथों के ऊपर लेके आऊँगी और विक्टिम के साथ मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये तो हो गई हैंड की प्लेसमेंट। अच्छा, कार्डिक अरेस्ट एज नहीं देख रहा, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो ये मैं आपको अभी बड़ों में बता रही हूँ कि अडल्ट के अंदर CPR कैसे परफॉर्म करना है। हैंड की पोजीशन के बाद आपने कंप्रेस कितना करना है, अडल्ट के अंदर कम से कम एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर तक आप डेप्थ अचीव करेंगे। 5 सेंटीमीटर आपके 2 इंचेस के इक्वल होते हैं, इतना आपने कंप्रेस करना है। जब वो आप कंप्रेस करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के ऑर्गन और ब्रेन तक जाएगा। सही। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉलिंग का भी ख्याल करेंगे, क्योंकि जब आप रिकॉलिंग का ख्याल करते हैं तो आपका हार्ट रीफिल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। रिकॉलिंग से मुराद पॉज कितना देंगे? जी, 1 सेकंड 1 दिया और फ़ौरन से आपने रिकॉलिंग को कंसीडर किया। ठीक। और आप में रिदम क्या, यानी कि रेट क्या चलाना है। 1 मिनट में जो आपने कंप्रेशन देने हैं वो 100 से 120 के दरमियान देने हैं। तो मैं अब आपको 30 कंप्रेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इतनी देर रुकेंगे भी? जी, 30 कंप्रेशन के बाद आपके पास 10 सेकंड का टाइम है कि 10 सेकंड में आप 2 ब्रेथ डिलीवर कर दें। तो 2 ब्रीदिंग को देने के लिए, क्योंकि आप आउट ऑफ हॉस्पिटल हैं जहां आपके पास शायद कोई बैरियर डिवाइस ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नोज़ को करेंगे पिंच, हेड टिल चिल लिफ्ट करके आप एयरवे को करेंगे ओपन
और अपने लिप और विक्टिम के लिप के दरमियान सील बनाएंगे और जेंटली ब्लो करेंगे। जैसे ही आप ब्लो करेंगे विजिबल चेस्ट रेज होगा। अगर चेस्ट रेज हो रहा है दैट मीन कि आपकी टेक्निक ठीक है। आपने एक सांस दिया 1 सेकंड में, उसके बाद पॉज लिया, फिर आपने दूसरा सांस दे दिया। लेकिन अगर आपसे ये टेक्निक नहीं हो रही तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आप कंप्रेशन लाजमी रिज्यूम कराएंगे। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है कि अगर आप ब्रीदिंग दे सकते हैं दें, या किसी को होता है भाई कोविड है या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मैं फिर रेकमेंड करूँगी फर्स्ट रिस्पॉन्डर को, जो ले पर्सन है, वो कंटिन्यूसली CPR करे। क्योंकि जो कंटिन्यूसली भी आप CPR कर रहे हैं तो ब्रेन को जितना ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए वो मिल रहा है। जो आप ब्रीदिंग दे रहे होते हैं उसको आप उसको एडिशनल ब्रेथ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ हमने जानी है, रेहाना बैठिएगा, ये बताएं आयशा कि ये फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे घरों में, हमारे इदारों में मौजूद नहीं होता। एक तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं अगर मैं घर में रखना चाहूँ तो मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक फ़र्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, और वो ऐसी जगह पर हो जहाँ फौरी तौर पर आप जो है वो ले जा सकें। उमूमन गाड़ियों में रखने को भी बोलते हैं, तो क्या चीज़ें रखें इसमें हम? देखें, आज के दिन के हवाले से, क्योंकि फ़र्स्ट एड का हम आलमी दिन मना रहे हैं, तो इसके हवाले से बताऊंगी कि आपके पास जो एक ले पर्सन होता है और अगर कोई इमरजेंसी घर में फ़ौरन से आ जाती है, या कोई हाथ वाथ कट जाता है, या कोई भी हल्का फुल्का बर्न हो जाता है, तो आपके पास वो बेसिक लाइफ जो बेसिक सपोर्ट की चीज़ें, ट्रैफिक हादसा में भी अगर पट्टियाँ वगैरह हों गाड़ी में तो कुछ ऐसे ये कि आपके थोड़े ऑइंटमेंट होना चाहिए, आपकी जो है बैंडेजेस होनी चाहिए, ताकि आप फौरी तौर पे उनको लगा के एटलीस्ट जो है रोक सकें। वरना ये है कि अगर आप ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप प्रेशर देकर भी जो है वो ब्लीडिंग रोक सकते हैं। आप प्रेशर दें, एलिवेट करें, तो इसके बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद आप बैंडेज भी बांध सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी को भी पता होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है, जी जी, इसमें आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि अगर कोई इसको घर में भी रखना चाहे, गाड़ी में रखना चाहे, तो रेहाना इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना है? देखिए, मेन चीज़ इसके अंदर आपकी बैंडेजेस होनी चाहिए, ठीक है, और स्प्रिंट होने चाहिए कि खुदा ना स्प्रिंट क्या? फ्लेक्चर हो जाए ना, तो आपने उस चीज़ को इमोबिलाइज करने के लिए आपको कोई स्टिफ चीज़ चाहिए होती है, इसके लिए स्प्रिंटिंग होती है। डिफरेंट टाइप की बैंडेज है, ऑलमेंट होने चाहिए, बर्ड और मेडिकेशन होनी चाहिए, स्प्रिन की हो गई जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए ज़रूरी है। इस तरह की ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अंदर 29 एसेंशियल आइटम होते हैं, और इस पर सीज़र होनी चाहिए। इस तरह के बेसिक आइटम हैं। अगर आपसे ये किट नहीं भी बन रही तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बेसिक 5-6 आइटम भी रख लें तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सीजर हो और जो है पेन किलर्स हो, बैंडेज हो। जी बिल्कुल। स्प्रिंट आपने बताया वो हो, ठीक है। अब पेन किलर में कुछ मेडिसिन ऐसी आएंगी जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर को अलाउ नहीं होगी जब तक आप डॉक्टर की तजवीज़ करदा मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ पैनाडोल, एस्प्रिन, इस तरह की मेडिसिन आपको रेकमेंड कर सकते हैं। सही, ठीक। तो यकीनन ये तो हर घर में होना चाहिए, क्योंकि हम उम्मन क्या होता है, कोई अगर हादसा भी हो जाए, ब्लीडिंग के केसेस भी हो जाएं, तो घर में पट्टियाँ ढूंढ रहे होते हैं, कैचियाँ ढूंढ मिल नहीं रहा होता। तो ये और गाड़ी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक हादसा में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस पर जैसे आपने बताया कि पोजीशन ठीक करनी है और जो है पट्टी करनी है। आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दें। आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आप क्या करें, आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दें। वरना आपको बाहर रोड साइड में कोई शॉप पर कुछ भी मिल रही थैली, आप उठाएं और प्रेशर अप्लाई कर दें उसके ऊपर, ताकि वो जो एक्टिव ब्लीडिंग हो रही ना एटलीस्ट वो रुक जाए। फिर उसके बाद जब आपने बैंडेज करनी, फिर आप स्कार्फ, शर्ट, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपके पास ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें उस टाइम अवेलेबल नहीं होंगी। आपने मेन काम उस टाइम उस चीज़ को ओवरकम करना है कि हम ब्लीडिंग किसी तरह रोक दें उसकी, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से भी उसकी डेथ हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर में चोटें लगने की वजह से, या हमने ये भी देखा है कि जो जलने के वाक़यात हैं उनमें फ़ौरी तौर पर जो है ना वो ज़्यादा सिवियर इंजरीज़ हो रही होती हैं, तो उसमें ज़रा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। जलने के में भी ज़्यादातर ना हमें ज़्यादातर जो लोग डेथ होती है बर्निंग में, उसके अंदर जो है ना लोग जल के नहीं मरते। लोग क्या करते हैं, स्मोक इनहेल करते हैं, बेहोशी की हालत में मर रहे होते हैं, कि बेहोश होते हैं, सांस का अमल रुक जाता है। तो उसमें भी ना आपको CPR करना होता है, जो कि हमने आपको एक टेक्निक बता दी। उसमें एक चीज़ ये हमने फायर फाइटर्स से भी सीखी थी। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अब गुफ्तगू हो ही रही है, तो आप लोग और हम सब भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब ये जलने का, किसी भी बिल्डिंग में आग लगने का वाक़या होता है, तो ये फायर फाइटर्स ने भी हमें बताया, आप ही के रेस्क्यू 1112 से जो है हसान वगैरह लोग आते रहते हैं, तो हमने उनसे सीखा था कि आपने जो है ना क्रॉल करना है। जी जी। तो स्मोक क्योंकि ऊपर जा रहा होता है, तो आपने जो है वो ज़मीन की तरफ आप जब क्रॉल करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, जैसे बच्चा एक क्रॉल करता है, तो वो उसी पोजीशन में, बच्चा हो, बड़े हो, क्रॉल करते हुए निकलें, तो आपका जो स्मोक इनहेल करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और आप आराम से जो है वो उस जगह से एवैक्यूएट हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैंने तो ज़िंदगी में सीखी थी कि भाई ये हमें पता नहीं था। ड्रॉप, रोल एंड रोल। आप रोल एंड रोल होते जाएं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आग जो 3 एलिमेंट से लगती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, तो आप जब रोल एंड रोल हो रहे हैं तो कट डाउन ऑफ ऑक्सीजन भी कर रहे हैं, तो आग आपकी
उससे भी बुझ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही खुद भी लाइफ सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हमें याद रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए और अपनी मदद भी करें, दूसरों की मदद भी करें, लेकिन पहले देखें कि आप जो है वो खुद सेफ़ हैं, क्योंकि सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, उसके बाद दूसरे की मदद करें, ज़रूर करें। और हम ये सीखें क्योंकि एक जो टेक्निक्स हैं वो ज़िंदगी में सबको आनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे घर में भी कोई इस तरह का इंसिडेंट्स हो सकता है, हमारे आस पड़ोस में, कहीं रास्ते में, कहीं पर भी हो, तो खिदमत खल्क का जज्बा अपने अंदर ज़रूर रखें, दूसरों की मदद करें और सही टेक्निक को जानने की, और थोड़ा सा पढ़ लें चीज़ें, जैसे अभी अवेयर किया आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने। तो कोशिश यही है कि ज़िंदगी में एक दूसरों के काम आएँ, और कोई भी क्रॉनिकल सिचुएशन हो जाए, कोई मुश्किल हालात हों, तो आपको बेसिकली इतना ज़रूर पता हो कि मुझे फ़ौरी तौर पर क्या करना है। थैंक यू सो मच आयशा एंड रेहाना, आप लोग आए, आपने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना वक्त दिया। और इसी बात के साथ कि जो फ़र्स्ट एड बॉक्स है इसको तैयार करके अपने घर में, गाड़ी में ज़रूर रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही कोई फैंसी डब्बा ले लें, जूते के डब्बे में भी सारा सामान डाल के आप गाड़ी में रख सकते हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, घर में भी, गाड़ी में भी, रास्ते में भी, ताकि आपकी भी मदद के लिए काम आए, दूसरों की भी मदद के लिए काम आए। इसी बात के साथ रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।